हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ पूरी की पूरी रॉन्ग टर्न सीरीज़ का एक कंपाइलेशन वीडियो। और इसका मतलब ये है कि रॉन्ग टर्न पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कपल को, जिसमें है रिच और हैली। अब ये कपल वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था और रिच यहाँ हैली से पहले उस पहाड़ तक पहुंच जाता है। फिर हैली रिच को अपनी मदद करने को कहती है, लेकिन रिच वहां से गायब हो चुका था। वो उसे आवाज लगाने लगती है और तभी रिच आकर गिरता है उस चट्टान के कोने पर। हैली कुछ भी समझ नहीं पा रही होती और तभी उसके मुंह पर आकर गिरती है खून की कुछ बूंदें। और इसी सब के बीच रिच को कोई पहाड़ से नीचे फेंक देता है और फिर वो हैली को भी ऊपर खींचने लगता है, लेकिन हैली अपने चाकू से उस रस्सी को काट देती है, जिस वजह से वो नीचे जाकर गिरती है। अब हैली रिच के बिल्कुल बाजू में गिरी थी और उसका पैर भी टूट चुका था। रिच को मरा हुआ देख वो अपनी कार के पास निकल जाती है, लेकिन तभी उसका पैर एक वायर के अंदर फंस जाता है। वो अपने आप को उस वायर से फ्री करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। और तभी उसके पीछे कोई आ जाता है जो कि उसे घसीटते हुए लेकर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हैली की ही न्यूज दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया के पास में बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं और इन सभी लोगों को गायब करने में हाथ है कुछ म्यूटेंट्स का। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस को, जो कि हाईवे से सफर करते हुए दूसरे शहर में जा रहा था, क्योंकि कुछ ही देर में उसका एक इंटरव्यू है। अब हाईवे में उससे मिलता है एक ट्रैफिक जैम। क्रिस अपनी गाड़ी के बाहर निकलता है और एक ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या। वो ट्रक ड्राइवर उससे बताता है कि 5 मील की दूरी पर एक ट्रक पलट गया है और इसी की वजह से इतना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। अब वो ट्रक ड्राइवर क्रिस को एक शॉर्टकट बताता है और क्रिस बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते के लिए निकल लेता है। अब क्रिस यहाँ पर ये बताना चाहता था कि ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो जाएगा, लेकिन उसके फोन पर सिग्नल ही नहीं थे। अब सड़क पर आगे चलने के बाद क्रिस को एक गैस स्टेशन का पता लगता है और कुछ ही देर में क्रिस गैस स्टेशन पहुंच जाता है। अब इस गैस स्टेशन पर एक अजीब सी बात ये थी कि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ रास्ते में कोई भी नहीं था। फिर क्रिस उस जगह का फोन ट्राई करता है, लेकिन वो भी डेड था। उस जगह का मालिक मेनार्ड भी उसकी कोई मदद नहीं करता है, इसीलिए क्रिस खुद का ही रास्ता ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पर एक मैप मिलता है जिसके अंदर एक रोड मार्क थी और अब क्रिस उसी रास्ते के लिए निकल जाता है। फिर क्रिस के सामने यहाँ पर आते हैं 2 टर्न और क्रिस रॉन्ग टर्न के लिए निकल जाता है। अब क्रिस को वो रास्ता लिए हुए कुछ ही देर हुई थी और तभी उसे दिखता है एक मरा हुआ हिरण। अब क्रिस उस हिरण को देखते हुए गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन इसी वजह से उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी पर ठुक जाती है जो कि रास्ते के बीच में खड़ी हुई थी। फिर उसे पता चलता है कि ये गाड़ी है कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की। क्रिस यहाँ पर उन लोगों को पूरे पैसे देने की बात करता है, लेकिन वो लोग बताते कि उनकी गाड़ी का टायर खराब हो गया था और उस टायर को देखकर ही पता चल रहा था कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। अब हमें उन कॉलेज स्टूडेंट्स का नाम पता चलता है, जैसी, कार्लिन, स्कॉट, इवन और फ्रांसिन, और ये सभी लोग कैंपिंग मनाने जा रहे थे। अब क्रिस उन्हें बताता है कि पीछे जाने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गैस स्टेशन पर उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिल सकती और इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग आगे बढ़ेंगे और फ्रांसिन और इवन कार के पास रुकेंगे। उस रास्ते पर चलते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें तभी दिखता है एक मरा हुआ नेवला और वहाँ पर जंगल में किसी ने आग भी लगाई हुई थी। क्रिस को ये सब अजीब लग रहा था क्योंकि उसने मीलों से किसी भी इंसान को नहीं देखा, लेकिन उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मदद ढूंढने को जारी रखते हैं और यहाँ कार के पास इवान गायब हो जाता है। फ्रांसिन को यहाँ लगने लगता है कि वो उसके साथ कोई मजाक कर रहा है और इसीलिए वो सड़क छोड़कर उसे जंगल में ढूंढने चली जाती है। जंगल में उसे दिखता है इवान का जूता और कुछ ही दूरी पर उसे दिखता है इवान का कटा हुआ कान। अब फ्रांसिन ये सब कुछ देखकर डर जाती है और तभी उसके पीछे से आता है एक भयानक आदमी। वो फ्रांसिन पर हमला करता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद हमें फिर से यही लोग दिखाए जाते हैं जो कि डेड एंड तक पहुंच चुके थे। इस सब के आगे कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन तभी उन्हें एक कैबिन दिखाई देता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये मदद मांगने वहाँ पर जाएंगे। इन सभी लोगों को उस रास्ते पर बहुत सारी पुरानी कार्स नज़र आती है और फिर क्रिस उस कैबिन के दरवाजे पर बहुत देर तक नॉक करता है, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता और फिर ये सभी लोग दरवाज़ा तोड़कर उस कैबिन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी अजीब सी चीज़ें दिखती है। फिर कार्ली वहाँ पर बने हुए एक बाथरूम में जाती है जहाँ पर उसे एक आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है और तभी वो भागते हुए वहाँ से दूसरे लोगों के पास जाती है। क्रिस को वहाँ रखे फ्रिज के अंदर मिलते हैं बहुत सारे ह्यूमन पार्ट्स
और फिर उनकी नज़र जाती है वहाँ पे पड़े हुए एक वायर पर, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसे उनकी गाड़ी का टायर पंचर करने में यूज हुआ है। और इतना सब कुछ देखकर ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उस कैबिन पर आने लगती है एक गाड़ी, और उस गाड़ी को पास आता देख सभी पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पीछे का दरवाज़ा लॉक था, जिस वजह से इन सभी लोगों को उसी घर के अंदर छुपना पड़ता है। और अब उस घर के मालिक आ चुके थे। क्रिस और कार्ली बेड के नीचे अच्छे से छुपे हुए थे, और तभी उनके सामने आकर गिरती है एक बॉडी, जो कि थी फ्रेंसिन की। ये सब कुछ देखने के बाद क्रिस अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगता है, और कुछ ही देर में वो कैबिन के मालिक सो चुके थे, और यहाँ पर इन लोगों को भागने का एक अच्छा मौका मिला हुआ था। वो सभी लोग यहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन तभी एक म्यूटेंट की नजर क्रिस पर पड़ जाती है। वो म्यूटेंट्स अपनी गाड़ी शुरू करते हैं और उन सभी लोगों का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर क्रिस और बाकी लोग खराब पड़ी गाड़ियों के पास आकर छुप जाते हैं। वो वहाँ पर पड़ी सारी गाड़ियों को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस एक भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, और तभी इन्हें उन लोगों के ट्रक की आवाज आने लगती है। इस वजह से ये लोग छुप जाते हैं, और अब हमें ये लोग सही से दिखाए जाते हैं। वो तीनों ही डिसफिगर्ड म्यूटेंट्स थे, जिनके नाम थे वन आई, सॉटूथ और थ्री फिंगर। क्रिस यहाँ पर प्लान करता है कि ये सभी लोग उन लोगों की गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाएंगे, और फिर क्रिस इन म्यूटेंट्स का ध्यान बटाने लगता है, और उनमें से एक म्यूटेंट क्रिस के पैरों पर गोली मार देता है, जिस वजह से क्रिस नीचे गिर जाता है, और बाकी के लोग उन म्यूटेंट्स का ध्यान अपनी ओर बटाने लगते हैं। कॉट उन तीनों म्यूटेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो जाता है, और वो तीनों उसके पीछे लग जाते हैं। जेसी और कार्ली स्कॉट को उठाकर उस ट्रक के पास लेकर आते हैं, और ट्रक का दरवाजा खोलते ही इवान की लाश बाहर आकर गिरती है। अब ये तीनों उस ट्रक को लेकर वहां से भाग जाते हैं, और प्लान करते हैं कि कुछ ही दूरी पर स्कॉट को बचा लेंगे, और कुछ ही दूरी पर इन्हें स्कॉट भी मिल जाता है, जो कि ट्रक के पास आ रहा होता है। लेकिन तभी एक तीर आता है और उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, और वो म्यूटेंट्स मिलकर इन लोगों पर भी तीर की बारिश कर देते हैं, इसीलिए इन लोगों को भागना पड़ता है। और भागते हुए ये सभी लोग पहुंचते हैं एक डेड एंड तक। इस सब के बाद रोड खत्म हो चुकी थी, इसीलिए इन्हें वो ट्रक छोड़कर आगे भागना पड़ता है, और बहुत देर तक भागने के बाद इन्हें एक वॉच टावर नजर आता है। अब ये सभी लोग उस टावर पर चढ़ जाते हैं, और चारों तरफ देखकर उन्हें सिर्फ जंगल ही नजर आ रहा था। अब कार्ली यहाँ पर स्कॉट को फर्स्ट एड देने लगती है, और तभी इनकी नजर एक रेडियो पर जाती है। वो सभी लोग उस रेडियो पर कांटेक्ट करने लगते हैं, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था, और इसी सब के बीच वहाँ पर वो म्यूटेंट्स आ जाते हैं, लेकिन ये सभी लोग शांत होकर बैठ जाते हैं, और वो म्यूटेंट्स वहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी रेडियो पर इन्हें कोई कांटेक्ट कर देता है, जिस वजह से उन तीनों को मालूम चल जाता है कि ये उस वॉच टावर पर छुपे हुए हैं। और अब वो तीनों उस वॉच टावर पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। ये सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से हुआ क्या, और तभी इन सबको पता चलता है कि उस वॉच टावर को उन तीनों ने मिलकर आग लगा दी है। और ये सब देखकर कार्ली वहां से जंप करने लगती है, लेकिन क्रिस उसे रोक लेता है। क्रिस उसे बताता है कि उन्हें प्लान के मुताबिक जंप करना होगा, यानी कि वो लोग जंप करेंगे एक पेड़ की टहनी पर। अब सबसे पहले क्रिस जंप करता है, और वो सही सलामत उस पेड़ तक पहुंच जाता है, और उसके साथ साथ जेसी और कार्ली भी जंप कर उस पेड़ की टहनी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी कार्ली को जंप करते हुए देख लेता है वो म्यूटेंट, और वो उसके पीछे आने लगता है। वो उस पेड़ पर चढ़ने के साथ ही कार्ली को दबोच लेता है, और उसका काम वहीं पर तमाम कर देता है अपनी कुल्हाड़ी के साथ। अब जेसी यहाँ पर अपनी दोस्त को मरता देख वहाँ पर जोर से चीखने लगती है, लेकिन क्रिस उसका मुंह दबा देता है। लेकिन यहाँ पर थ्री फिंगर उनके पीछे ही आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर क्रिस एक प्लान बनाता है, जिसमें कि जेसी उस म्यूटेंट का ध्यान अपनी ओर खींचने लगती है, और क्रिस एक टहनी को मोड़कर पकड़ लेता है, और जैसे ही थ्री फिंगर वहां पर आता है, क्रिस उस टहनी को छोड़ देता है, और वो टहनी जाकर लगती है सीधा थ्री फिंगर को, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। इतना अच्छा मौका देखकर वो दोनों यहाँ से बहुत ज्यादा दूर निकल लेते हैं। अब वो दोनों भागते हुए पहुंचते एक वाटरफॉल के नीचे, और जेसी बताती है कि उसका ब्रेकअप हुआ था, जिस वजह से उसके बाकी दोस्त उसे कैंपिंग ट्रिप पर लाए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो उसने अपने सारे दोस्तों को ही खो दिया। और इसी सब के चलते वहाँ पर सुबह हो चुकी थी, और वो लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो लोग चलते चलते एक खाई के किनारे पर जा पहुंचते हैं, और तभी उन लोगों को एक रोड दिखती है, लेकिन वो खाई बहुत ज्यादा गहरी थी, और उसे घूमकर ही पार किया जा सकता था। और अब ये दोनों ये बात कर ही रहे थे कि पीछे से आ जाता है थ्री फिंगर, और वो क्रिस को उठाकर उस खाई में फेंक देता है, और जेसी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। क्रिस नीचे गिरने के बाद थोड़ा सा जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी चलने की हालत में था। वो उस रोड तक पहुंचता है, और तभी उसे दिखती है वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी। वो उस पुलिस की गाड़ी को रोक लेता है, और तभी उस गाड़ी के अंदर से निकलता है पुलिस वाला, और ये पुलिस वाला इन लोगों को ही ढूंढते हुए आया था, क्योंकि पिछली रात इन लोगों ने उसे रेडियो की मदद से कांटेक्ट किया था। और ये सब कुछ सुनकर
क्रिस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है थ्री फिंगर और शेरिफ की आंख में एक तीर मार देता है, जिस वजह से वो शेरिफ वहीं पर गिर जाता है। और ये सब देखकर क्रिस जाकर छुप जाता है झाड़ियों के अंदर। और तभी वहाँ पर आ जाता है थ्री फिंगर और उस शेरिफ का पूरा खेल खत्म कर देता है। फिर वो उसकी डेड बॉडी को उठाता है और उसकी गाड़ी में डालकर वहाँ से निकलने लगता है। और तभी क्रिस आकर उस गाड़ी को नीचे से पकड़ लेता है, जिस वजह से वो भी उन लोगों के साथ ही चला जाता है। फिर हम देखते कि एक म्यूटेंट जेसी को टेबल से बांध देता है। वो जेसी को मारने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है थ्री फिंगर और फिर उसे थ्री फिंगर की मदद करनी पड़ती है उस शेरिफ की डेड बॉडी को उठाने के लिए। वो दोनों मिलकर उस बॉडी को अंदर लाते हैं, लेकिन थ्री फिंगर को अभी तक ये नहीं पता था कि वो क्रिस को भी अपने साथ लेकर आ चुका है। और फिर क्रिस उनके दरवाजे पर आग लगा देता है, जिस वजह से वो म्यूटेंट्स भागकर बाहर चले जाते हैं। और फिर क्रिस अंदर आकर उनके घर को अंदर से भी आग लगा देता है और जेसी को फ्री करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सॉटूथ आ जाता है और क्रिस से उसकी हाथापाई हो जाती है। अब क्रिस यहाँ पर उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। और फिर वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है, जो कि क्रिस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। लेकिन क्रिस उसकी कुल्हाड़ी लेकर उसी के सर पर दे मारता है। फिर क्रिस उसी कुल्हाड़ी से वन आई को भी नीचे गिरा देता है और जेसी को फ्री करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि सॉटूथ अभी तक जिंदा है। फिर उसकी नजर जाती है वन आई और थ्री फिंगर पर, जो भी अभी तक जिंदा है। और फिर वो ये सोचने लगता है कि इतना मारने पर भी वो नहीं मरे, इसीलिए क्रिस वहाँ पर एक गैस कैन में गोली मार देता है, जिस वजह से उनका पूरा कैबिन उड़ जाता है। फिर वो उन म्यूटेंट्स का खटारा ट्रक लेकर पहुंचता है सीधा उसी गैस स्टेशन पर और वहाँ पर जाकर वो उस मैप को फाड़ देता है, जिसे कि हमने देखा था मूवी की शुरुआत में। और इसके बाद वो और जैसी हाईवे की तरफ निकल जाते हैं और हमें लगता है कि मूवी यहीं पर खत्म हो गई। और मूवी की क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे म्यूटेंट्स अभी भी जिंदा हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक मॉडल को देखते हैं जिसका नाम है किम्बरली। किम्बरली यहाँ पर वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रही थी क्योंकि उसे एक रियलिटी शो की शूटिंग करनी थी। और तभी किम्बरली के सामने आ जाते हैं दो मोड़ और इसीलिए किम्बरली अपने मैनेजर से फोन पर बात करने लगती है। उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसे पेपर फैक्ट्री वाला रास्ता लेना चाहिए और ये सुनते ही वो पेपर फैक्ट्री वाला रास्ता ले लेती है। और यहाँ पर ये ले चुकी है अपना एक रॉन्ग टर्न। उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ते ही उसके सिग्नल चले जाते हैं, जिस वजह से वो अपना फोन चेक करने लग जाती है। लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है जिसे वो ठोक देती है। किम्बरली इस सब के बाद अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है उस आदमी को चेक करने। उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी और उसका सर भी फट चुका था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो आदमी उठ जाता है और किम्बरली के होठों पर काट लेता है और होठों को उधेड़ने के बाद वो उन्हें कच्चा चबाने लगता है। किम्बरली दर्द के कारण यहाँ पर बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाती है और तभी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है उसी की तरह एक और आदमी। और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों लोग यहाँ पर दरअसल म्यूटेंट्स है। अब वो म्यूटेंट किम्बरली के सर पर जोरों से वार करने लगता है और दूसरे वार में वो किम्बरली को आधा कर देता है। और अब वो दोनों म्यूटेंट्स मिलकर किम्बरली के आधे आधे शरीर को लेकर चले जाते हैं। और यही इस सीरीज का काफी ब्रूटल और पॉपुलर सीन है। तो ये था इस मूवी का इंट्रो। इस सब के बाद हम देखते हैं उसी रियलिटी शो के होस्ट को, जिसका नाम था डेल। डेल यहाँ पर रिटायर्ड एक्स मिलिट्री ऑफिसर था और वो जिस शो को यहाँ पर होस्ट कर रहा है उसका नाम है एपोकलिप्स। इस सब के बाद हमें उसी शो के सारे कंटेस्टेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक थी किम्बरली, लेकिन उसका तो काम पहले ही तमाम हो चुका है। शो को डायरेक्ट कर रहा था माइकल और उसका असिस्टेंट नील। अब ये सभी लोग यहाँ पर किम्बरली से कांटेक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए ये शो उसके बिना शूट होगा। माइकल अपनी गर्लफ्रेंड मारा, जो कि शो की प्रोड्यूसर भी, उससे कहता है कि उसे 6 कंटेस्टेंट बन जाना चाहिए और मारा ये करने को मान जाती है। इन लोगों ने मिलकर पूरे जंगल के अंदर कैमरास लगा दिए थे और बाकी के छोटे कैमरास इन्होंने सेटअप किए हर एक कंटेस्टेंट पर। इसके बाद डेली ने बताया कि इन्हें अलग अलग टास्क मिलेंगे और इन्हें अलग अलग टीम्स में बांट दिया जाएगा और इनके होने वाले टास्क में इनको खाना ढूंढना था। इस सब के बाद हम देखते हैं थ्री फिंगर को, जो कि नील के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। नील यहाँ पर सूसू कर रहा था और तभी थ्री फिंगर उसे पीछे से दबोच लेता है। इस सब के बाद हम डेल को देखते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच सारे गेम्स को सेटअप कर रहा था और अब वो वहाँ से जाने लगता है अपनी एटीवी के सहारे। लेकिन उसकी एटीवी यहाँ पर काम नहीं कर पाती क्योंकि उसकी एटीवी का काम कर दिया किसी और ने। किसी ने उसकी एटीवी के अंदर 2 एरोज मार दिए हैं, जिस वजह से उसे ऑपरेट करना अब ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस सब के बाद कोई डेल पर भी हमला करने लगता है उन्हीं तीरों से और डेल अपनी जान बचाकर छुप जाता है एक पेड़ के पीछे। लेकिन तभी डेल के पीछे आ जाता है थ्री फिंगर। वो उसे कुल्हाड़ी से मारता है, लेकिन डेल इससे बच जाता है। डेल अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर की तरफ दे मारता है और वो चाकू सीधा उसकी छाती में घुस जाता है। लेकिन थ्री फिंगर को इस सब से कुछ नहीं होता, वो उस चाकू को निकालकर अपना ही ब्लड लीक करने लग जाता है और तभी दूसरा म्यूटेंट आकर डेल को बेहोश कर देता है। इस सब के बाद हमें माइकल दिखाया जाता है, जो कि टीम 1 को शूट कर रहा था। माइकल यहाँ पर लोगों को सर्वाइवल से भी ज्यादा कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जैक इस सब के लिए तैयार नहीं होता।
अब जैक वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी फैमिली भी ये शो देखने वाली थी, लेकिन एलिना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो उस शो पर सबसे ज्यादा दिखना चाहती थी, इसीलिए वो माइकल को कुछ ज्यादा ही फेवर देने लग जाती है। इस सब के बाद हमें दूसरी टीम दिखाई जाती है जिसके अंदर नीला और मारा थे। ये दोनों लोग अपना टास्क समझ चुके थे और वो उसे फटाफट पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। फिर ये अपना टास्क पूरा कर चुके थे और फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इन लोगों की नजर जाती है माइकल और एलिना पर, जो कि यहाँ पर अपना काम कर रहे थे। और ये दोनों लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे थे ये जानने के लिए आप लोग तो समझदार हो ही। एलिना को इस शो पर सबसे ज्यादा दिखना था, इसीलिए वो माइकल को फेवर दे रही थी, लेकिन उसे ये सब करते हुए देख लिया मारा ने, और मारा ये सब देखकर बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है क्योंकि सिर्फ माइकल के लिए वो इस गेम में हिस्सा ले रही थी। और तभी वहाँ पर नीला आ जाती है जो कि मारा को संभालने लगती है। दूसरी तरफ तीसरी टीम को जंगल के बीचों बीच एक बारबेक्यू दिखता है और इन दोनों को लगने लग जाता है कि यही इनका टास्क है, और ये दोनों मिलकर उस बारबेक्यू को उठाकर ले जाने लगते हैं। फिर हमें नीला और मारा दिखाए जाते हैं जो कि जंगल में टहलते हुए पहुंच जाते हैं एक अजीब से कैबिन पर। ये दोनों उस कैबिन के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत सारी फोटोज मिलती है डिफॉर्म म्यूटेंट्स की। ये उन सभी फोटोज को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें वहाँ पर किसी के चीखने की आवाज आने लगती है और ये लोग देखते हैं कि उस घर के अंदर पहले ही 2 म्यूटेंट्स मौजूद है, जिन म्यूटेंट्स का नाम है मदर और सिस्टर। अब मदर यहाँ पर चीख रही थी क्योंकि वो जन्म देने वाली एक बच्चे को, और ये दोनों लोग उसे ही छुपकर देख रहे थे। और फिर ये लोग उस बच्चे को देख लेते हैं जो कि म्यूटेंट पैदा हुआ था, लेकिन तभी सिस्टर इन दोनों को देख लेती है और वहाँ पर जोरों से चिल्लाने लगती है। वो भागते हुए इन्हीं दोनों की तरफ बढ़ रही थी और ये लोग अपने आप को उस रूम के अंदर लॉक कर लेते हैं। उस रूम से भागने का इन लोगों के पास कोई भी तरीका नहीं था, इसीलिए इन लोगों को मजबूरी में टॉयलेट सीट उखाड़नी पड़ती है और उसी के सहारे ये लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच में वहाँ पर फादर भी पहुँच चुका था और वो इन दोनों को भागता हुआ देख लेता है। ये दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि फादर अभी भी इनके पीछे ही है। फादर एक कुल्हाड़ी लेकर इन दोनों का पीछा करने लगता है और वो उस कुल्हाड़ी को मारा की तरफ जोर से दे मारता है, जिस वजह से वो कुल्हाड़ी जाकर लगती है सीधा मारा के सिर में और मारा वही जमीन पर चित हो जाती है। लेकिन नीला उसके लिए नहीं रुकती। नीला यहाँ पर काफी सेल्फिश टाइप की लड़की है। अब नीला जाकर एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है वही फादर, लेकिन वो उसे नहीं देख पाता। लेकिन तभी वहाँ पर माँ आ जाती है जिसकी गाड़ी पर बंधी हुई थी मारा की लाश। मदर यहाँ पर मारा की उंगली उखाड़कर खाने लगती है और उसी समय पर फादर गाड़ी में बैठ जाता है, जिस वजह से मदर उस उंगली को काट कर फेंक देती है। वो उंगली जाकर गिरती है सीधा नीला के सामने। अब नीला उस उंगली को देखकर अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है और फिर वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ माइकल फिर से अपनी आरवी की तरफ बढ़ जाता है और वो एलिना को वहाँ पर अकेला ही छोड़ जाता है। एलिना वहाँ पर उसी हालत में थी और ब्रदर उसको झाड़ियों में से छुप कर देख रहा था। ब्रदर उसे देखकर अपने छोटे नवाब से गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर आ जाती है जो कि उसे ऐसा करते देख लेती है और जेलेसी के कारण पहले तो वो उसे खूब मारती है और फिर वो एलिना के पीछे पड़ जाती है। एलिना उसे देखकर भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से सिस्टर उसकी स्पाइन में कुल्हाड़ी दे मारती है। वो उसे तब तक मारती है जब तक कि उसकी स्पाइन बाहर नहीं आ जाती और यहाँ पर एलिना की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस सब के बाद हम फिर से डेल को देखते हैं जिन्हें उन म्यूटेंट्स ने अपने साथ ही उल्टा लटका कर रखा हुआ है। यहाँ पर डेल को होश आ चुका था और वो खुद को बंधा हुआ पाता है उन म्यूटेंट्स के बीच में। 3 फिंगर यहाँ पर नीक की बॉडी को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा था और उसी समय वहाँ पर आ जाते हैं माँ और पा अपनी गाड़ी लेकर और अब वो तीनों म्यूटेंट्स मिलकर मारा की बॉडी को ठिकाने पर लगाते हैं और फिर माँ और पा वहाँ से निकल जाते हैं बाकी लोगों की तलाश में। मौका पाकर डेल अपने आप को फ्री कर चुका था और 3 फिंगर उसके पास आने लगता है। डेल काफी ज्यादा स्मार्ट और बहादुर था, वो अकेले ही 3 फिंगर का मुकाबला करने लगता है। इन दोनों लोगों के बीच में हाथापाई जारी रहती है। 3 फिंगर अब डेल के सामने अपनी गन तान देता है, लेकिन डेल 3 फिंगर को ही उसकी गन से उड़ा देता है। दूसरी तरफ माइकल अपनी आर्मी में पहुंच चुका था। वो वहाँ पर कंप्यूटर पर लगे सारे कैमरास को चेक कर रहा था। उसे यहाँ पर अभी तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी गाड़ी को कोई स्टार्ट कर देता है। उसे लगने लगता है कि गाड़ी को नील चला रहा है, लेकिन नील तो कब का मर चुका। उस गाड़ी को चला रहे थे वही म्यूटेंट्स जो कि माइकल को उठाकर अपने ही ठिकाने पर लेकर जा रहे थे। अब माइकल को यहाँ पर कुछ अजीब लगने लगता है, लेकिन इस सब के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो सभी म्यूटेंट्स उस पर हमला कर देते हैं और उसका गला दबा देते हैं और दूसरी तरफ ये बाकी के लोग बारबेक्यू का मजा ले रहे थे और तभी वहाँ पर इन लोगों की पार्टी खराब करने पहुंच जाती है नीलिया। नीलिया जंगल से भागकर इन लोगों की तरफ आती है और इन सभी लोगों को पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है, लेकिन बाकी के लोग उसकी बात का विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है और इस सब के बाद इन लोगों की नजर जाती है उसी बारबेक्यू पर और उस मीट के टुकड़े पर एक टैटू
बना हुआ था और ये टैटू बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि किम्बरली की टांग पर था, यानी कि ये लोग इतनी देर से अनजाने में किम्बरली को खा रहे थे। और इतना सब कुछ जानकर ये सभी लोग अपनी आरवी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन आरवी तो वहाँ पर थी नहीं, उसे तो माँ और पापा कब का लेकर जा चुके। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते जहाँ पर इनकी आरवी पार्क थी, लेकिन इन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ डेल भी एक पुराने से घर तक पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है और वो उसके सर पर गन तान देता है और इस आदमी का नाम मेनार्ड है। मेनार्ड को हम पहले ही फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। ये वहाँ पर मौजूद गैस स्टेशन का मालिक था। अब डेल यहाँ पर खुद ही अपने जख्मों पर टांके लेने लगता है और मेनार्ड उसे उन तीनों म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि ये सारे म्यूटेंट्स इनब्रीडिंग का नतीजा है। फिर यहाँ पर डेल बताता है कि उसने थ्री फिंगर को अपनी ही गन से उड़ा दिया और ये सुनकर तो मेनार्ड जैसे पागल ही हो जाता है। वो अब डेल पर हमला करने लगता है और उसे बताता है कि थ्री फिंगर उसका बेटा है और बाकी के सारे म्यूटेंट्स उसके बच्चों की तरह है। अब मेनार्ड डेल से लड़ाई कर रहा था और डेल वहाँ पर एक डायनामाइट लगा देता है। उसने उस डायनामाइट को डेल के जस्ट पीछे बांध दिया था, जिस वजह से डेल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद डेल यहाँ पर सोच चुका था कि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। वो वहीं पर रुकेगा और चुन चुन कर उन सभी म्यूटेंट्स को मार देगा। अब हमें फिर से वही चारों लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है और वो थे ब्रदर और सिस्टर। ये लोग यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि वो उन पर टूट पड़ेंगे, लेकिन नीलिया हर बार की तरह कायरो जैसे वहाँ से भाग जाती है। ये लोग काफी मुश्किल से उन म्यूटेंट्स का सामना कर रहे थे, लेकिन तभी नीलिया जाकर गिर जाती है एक गड्ढे में। यहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ ये लोग उन म्यूटेंट्स का काम खत्म कर चुके थे और जीक बताता है कि वो नीलिया को ढूंढने जाएगा और फिर वो बाकी के लोगों को कहता है कि वो उसे मिल पर मिले और कुछ ही देर में उसे नीलिया की चीख सुनाई देती है और वो नीलिया को ढूंढ लेता है। अब वो उस गड्ढे में हाथ डालता है और नीलिया को उस खड्डे से बाहर निकाल लेता है, लेकिन इस सब के चक्कर में उसका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका था। लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत कर मिल की तरफ भागने लगते हैं और पहुंच जाते हैं एक डेड एंड पर। अब उस जगह से आगे जाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इनकी मुसीबतें बढ़ाने वहाँ पर एक और म्यूटेंट आ जाता है। वो इन दोनों लोगों पर तीर की बारिश करने लगता है और मजबूरी में इन दोनों लोगों को उस खाई से कूदना पड़ता है और वो दोनों जाकर गिरते पानी के अंदर। दूसरी तरफ जॉन्सी और एम्बर भाग रहे थे और ये भागते भागते पहुंच जाते एक ट्रैप पर और उस ट्रैप के अंदर एम्बर का पैर फंस जाता है। जॉन्सी उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो भी उस ट्रैप के अंदर फंस जाती है और तभी वहाँ पर ब्रदर और पाप पहुँच जाते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें एक ही ट्रैप के अंदर 2 शिकार मिल चुके थे। इस सब के बाद पाप ब्रदर को अपना तीर दे देता है और कहता है कि इन्हें मारने का मौका तुम्हारे लिए है और फिर ब्रदर इन लोगों पर तीर चला देता है और एक ही तीर से वो इन दोनों को मार देता है। और यहाँ पर जो और नीलिया मिल तक पहुँच चुके थे। वो लोग उस मिल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो चीजें ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी एक अलमारी के अंदर नीलिया को दिखती है एक छोटे बच्चे की लाश और उसे यहाँ पर समझ में आ जाता है कि वो लोग यहाँ से नहीं भाग सकते और इसीलिए वो पैनिक करने लगती है, जिस वजह से जो उसे शांत करने लगता है। अब ये दोनों मिलकर उस मिल में काफी ज्यादा आगे पहुंच चुके थे और जहाँ पर इनको बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती है और ये लोग यहाँ पर यही सोच रहे थे कि इतने सारे लोग इन लोगों का शिकार बन चुके हैं। फिर इन लोगों को अपनी आरवी दिख जाती है और जैसे ही ये लोग अपनी आरवी की तरफ बढ़ने लगते हैं इन्हें कुछ आवाज आने लगती है और वो आवाज थी माइकल के टॉर्चर होने की। ब्रदर उसे लाइव शो पर टॉर्चर कर रहा था और इसी सब के बीच इन लोगों के पीछे पहुंच जाते हैं वो म्यूटेंट्स और इन्हें पकड़ लेते हैं। अब वो जो को एक रस्सी से बांध देते हैं और नीलिया को बांध देते हैं डाइनिंग टेबल की चेयर पर और तभी ब्रदर उठता है और नीलिया के मुंह में एक ब्रेड का टुकड़ा ठोस देता है। अब मदर वहाँ से उठ जाती है और एक्स्ट्रा बचे मीट को ब्लेंडर में फेंकने चली जाती है और अब हम देखते हैं कि डेल वहाँ पर पहुँच चुका है। वो वहाँ पर मदर के जाने का वेट करता है और अपने डायनामाइट वाला एरोस के साथ अंदर घुस जाता है, लेकिन जब वो अंदर घुस जाता है उससे थोड़ी आवाज हो जाती है जिसे वो सब लोग सुन लेते हैं। अब ये सारे के सारे म्यूटेंट्स डेल को ढूंढने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और डेल उन्हें अपने डायनामाइट वाले बॉम्ब से उड़ाने लगता है। अब पूरी मिल के अंदर चारों तरफ धमाके ही धमाके हो रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो सारे के सारे म्यूटेंट्स अभी भी उससे बच रहे थे। फिर वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है, जिस वजह से डेल को लगने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और उसने उन सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर दिया, इसीलिए वो इन दोनों को रेस्क्यू करने आता है। डेल अब बड़ी फुर्ती के साथ इन दोनों लोगों को फ्री कर देता है और इन्हें यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन इस सब के बीच में वहाँ पर फादर आ जाता है और सिस्टर अभी भी जिंदा थी। डेल अब फादर के साथ बड़ी ही बहादुरी से लड़ाई करने लगता है, लेकिन उसका काम बिगाड़ने के लिए वहाँ पर सिस्टर एक फंदा फेंक देती है उसके गले पर और फिर वो उसे एक रस्सी की मदद से खींचने लग जाती है, जिस वजह से डेल का गला चौक हो जाता है और फिर ये लोग उस पर तीर की बारिश कर देते हैं, जिस वजह से डेल वहीं पर मर जाता है। जेक को अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है, इसीलिए वो अंदर चला जाता है
जेक अंदर पहुंचते ही अपने सामने डेल को मरा हुआ पाता है और तभी वो म्यूटेंट्स उस पर भी हमला कर देते हैं। नीलिया को यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो वहाँ से भागने वाली होती है और तभी उसे एक चीख सुनाई देती है और वो अंदर की तरफ जेक की हेल्प करने जाती है। वो फादर पर हमला कर देती है और उसके गले से एक मीट का टुकड़ा निकालकर बाहर फेंक देती है और फिर जेक उसका काम कर देता है, उसे उसी ब्लेंडिंग मशीन में फेंक कर। और ये सब कुछ देखकर सिस्टर उस पर हावी हो जाती है, लेकिन तभी नीलिया वहाँ पर एक वुड के ब्लॉक को फ्री कर देती है जो कि टकराता है सिस्टर से और सिस्टर भी ब्लेंडिंग मशीन के अंदर चली जाती है और यहाँ पर इन दोनों का ही काम तमाम हो जाता है। फिर जेक और नीलिया वहाँ से गाड़ी उठाकर भाग जाते हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये मूवी यहाँ पर खत्म नहीं होती। हम देखते कि थ्री फिंगर अभी तक जिंदा है, वो डेल के गोली मारने पर भी नहीं मरा और अब वो उसी डिफॉर्म्ड बच्चे को खाना खिला रहा होता है, यानी कि ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते कुछ हाई स्कूल के बच्चों को जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे और इन सभी के नाम थे एलेक्स, सोफी, ट्रे और ब्रैंड। अब ये सभी लोग फैसला करते हैं कि ये उसी जगह पर कैंपिंग करेंगे। अब एलेक्स यहाँ पर ट्रे को ढूंढने निकल जाती है और बाकी के दो लोगों को लगने लगता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, इसीलिए वो यहाँ पर अपनी मस्ती शुरू कर देते हैं। इन दोनों की मस्ती कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच चुकी थी, इसलिए इन दोनों को नहीं पता कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। ये दोनों अपना काम करने में बिजी थे, लेकिन तभी एक तीर आता है और इन दोनों के आर पार हो जाता है। ब्रैड अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाया था, लेकिन तभी दूसरा तीर आता है और वो सोफी के आर पार हो जाता है, जिस वजह से सोफी की आंख भी बाहर निकल जाती है और ये तीर चलाया था थ्री फिंगर ने। अब ब्रैंड अपना मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और थ्री फिंगर आकर सोफी की लाश को खाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाती है और वो थ्री फिंगर को ऐसा करते हुए देख लेती है, जिस कारण वो वहीं पर छुप जाती है। अब तक ड्रे भी लकड़ियाँ काट कर लौट चुका था, लेकिन उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पर था थ्री फिंगर। थ्री फिंगर उसे एक तीर मारता है, जिस वजह से वो घायल हो जाता है और फिर वो उसका खेल खत्म कर देता है उसके मुंह के अंदर एक सरिया घुसाकर। और यहाँ पर ब्रैड भी कुछ ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाया था, वो वहीं पर रखे एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब थ्री फिंगर उसकी बॉडी को भी उठाकर लेकर चला जाता है और अब तक सिर्फ एलेक्स ही है जो उससे बचकर निकली है। इस सब के बाद हमें वेस्ट वर्जीनिया की एक झील का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मिलकर कुछ कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करना था और इन सभी ऑफिसर्स के नाम थे नेट, वोल्टर और प्रेस्लो। इन्हें वहाँ पर 5 कैदियों को शिफ्ट करना था, जिनके नाम है फ्लॉयड, विली, चेवेज, ब्रैंडन और क्रोफोर्ड। विली यहाँ पर पुलिस का ही आदमी था और वो पुलिस वालों का साथ दे रहा था, क्योंकि पुलिस वालों को खबर मिली थी कि चेवेज के आदमी उसे रास्ते में ही रोक लेंगे और उसे आजाद कराने की पूरी कोशिश करेंगे और ट्रांसफर के जल्दी होने की वजह भी यही थी। इन लोगों ने अपना रास्ता भी दूसरा कर लिया था और अब इनका नया रास्ता है पेपर मिल रोड और उस जगह से निकल पाना कितना ज्यादा खतरनाक है ये बात तो आप लोग जानते ही हो। अब ये सभी लोग उन कैदियों को लेकर निकल जाते हैं और बहुत देर चलने के बाद इनकी गाड़ी रुकती है एक पुलिस स्टेशन पर, जहाँ पर उन्हें मिलते हैं शेरिफ कार्वर और डेप्यूटी लेन। इस सब के बाद हमें दिखा जाता है थ्री टोज और ये थ्री फिंगर का नेफ्यू है। इसे हमने पिछले पार्ट में ऑलरेडी देख रखा है। ये वही म्यूटेंट है जिसे रॉन्ग टर्न 2 के एंड में हम लोगों ने देखा था और थ्री फिंगर इसे फीड कर रहा था। वो अब बड़ा हो चुका है और इसीलिए वो यहाँ पर एक ट्रैप सेट कर रहा था, लेकिन उससे ये काम भी नहीं हो पाता। वो अपने आप को उसी ट्रैप के अंदर फंसा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और उसकी मदद करता है। सबसे पहले थ्री फिंगर उसे निकालता है और अपना ट्रैप तरीके से सेट करता है और फिर ये दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो उसके अंदर जरूर फंसेगा। अब हमें फिर से बाकी के लोग दिखाए जाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से रवाना हो रहे होते हैं। शेरिफ उन्हें अलविदा कहता है और ये लोग पेपर मिल रोड की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी इन लोगों की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी लग जाती है और वो गाड़ी थी थ्री फिंगर की। थ्री फिंगर सीधा निशाना इनके टायर पर लगाता है, जिस वजह से इनकी गाड़ी पलट जाती है और वो जाकर गिरती है सीधा एक खाई के अंदर। अब थ्री फिंगर उस गाड़ी को पलटा हुआ देख लेता है, लेकिन उसके पास नहीं जाता, क्योंकि ये सब कुछ थ्री फिंगर का स्टाइल है ही नहीं। वो तो उन्हें चुन चुन कर खत्म करेगा। फिर नेट एक एक कर उन सभी कैदियों को वहाँ से बाहर निकालने लगता है, लेकिन चेवेस को यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका मिल चुका था और वो नेट की गन ले लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे प्रेस्लो आ जाता है और चेवेस के ऊपर गन तान देता है। वो अब चेवेस को अपनी गन फेंकने को कहता है, लेकिन तभी एक चाकू आता है और उसके गले में घुस जाता है। अब सभी लोगों को लगने लग जाता है कि चेवेस के लोग उसे छुड़ाने आ चुके हैं और चेवेस को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन तभी चेवेस के ऊपर भी तीरों की बारिश होने लग जाती है और उन सभी कैदियों को वहाँ पर छुपना पड़ जाता है। अब चेवेस नेट से कहता है कि उन सभी कैदियों को फ्री कर देना चाहिए, लेकिन नेट ऐसा नहीं करता। वो बताता है कि हथकड़ियाँ खोलने की चाबी तो गाड़ी के अंदर है, लेकिन गाड़ी में तो आग लग चुकी है।
और वॉल्टर अभी भी गाड़ी के अंदर ही बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन तभी नेट उस गाड़ी के अंदर घुस जाता है और वॉल्टर को सही सलामत उस गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। इस सब के बीच नेट ने वहाँ से कुछ चाबियां भी उठा ली थी, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं थी क्योंकि उनसे हथकड़ियाँ नहीं खुलती। अब चैवेस नेट को नहीं मारता क्योंकि उसे पता था कि उसके बिना वो इस जंगल को पार नहीं कर सकते। अब चैवेस के हाथ में इन सभी लोगों की जिंदगी थी और चैवेस कहता है कि इन सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अब कुछ ही दूरी तक चलने के बाद नेट पर एक लड़की जंगल में से आकर अटैक कर देती है और वो लड़की एलेक्स है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि जिंदा बच गई थी। एलेक्स इन सभी लोगों को एक म्यूटेंट के बारे में बताती है जो कि लोगों को मारकर खाता है और वो उसका नाम हिलबिली बताती है। फिर वो कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर कैंपिंग ट्रिप के लिए आई थी और वो सभी वहाँ पर रिवर में राफ्टिंग कर रहे थे। अब चैवेस कहता है कि वो उन्हें अपनी राफ्ट तक ले चले और वो यहाँ पर रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसके साथ 4 हट्टे कट्टे कैदी थे और उनमें से 2 के पास गन्स थी। अब ये लोग चलते हुए कुछ ही दूरी तक पहुँचते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक पलटी हुई वैन नजर आती है। चैवेस नेट से कहता है कि वो उसे जाकर चेक करे। नेट को उस वैन के अंदर एक गन और उसकी चाबी मिलती है। वो उस गन को निकालकर वॉल्टर को दे देता है चुपके से। फिर वो सभी कैदी मिलकर चाबी की मदद से वैन के बैक साइड को खोलते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। चैवेस यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि झील से निकलते ही उसकी चांदी हो चुकी थी। चैवेस वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि उन सभी लोगों को 2-2 बैग्स उठा लेने चाहिए, लेकिन वॉल्टर जख्मी था और वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी चैवेस उससे जबरदस्ती करने लगता है। अब मौका देखकर वॉल्टर चैवेस को शूट करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से गन के अंदर गोली ही नहीं थी। इतनी बड़ी चीज के लिए चैवेस उसे माफ नहीं करता और वो सीधा वॉल्टर को वहाँ पर गोली मार देता है। नेट वहाँ पर बहुत ज्यादा बेबस था क्योंकि वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। इस सब के बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू रखते हैं। एलेक्स इन लोगों से सबसे ज्यादा आगे चल रही थी क्योंकि उसे ही पता है कि रिवर का रास्ता कहाँ पर है। लेकिन तभी एलेक्स का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन नेट उसे बचा लेता है और वहीं पर झाड़ियों में छुपकर बैठा हुआ था थ्री टोज वहां से निकलता है और चैवेस पर हमला कर देता है। लेकिन वो यहाँ पर चैवेस की टक्कर का नहीं था। चैवेस उसे बड़ी आसानी से काबू में कर लेता है। एलेक्स इन सभी को बताती कि ये वो म्यूटेंट नहीं है जो कि उनके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन चैवेस उस दूसरे म्यूटेंट के लिए यहाँ पर एक तोहफा छोड़ना चाहता था। इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि थ्री टोज का गला काट दे और फिर वो उसका कटा हुआ सर एक लकड़ी के ऊपर लगा देता है। फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर थ्री फिंगर आता है। वो अपने नेफ्यू की ऐसी हालत देखकर बौखला जाता है। थ्री फिंगर यहाँ पर बदली की आग में जोरों से चिल्लाने लग जाता है और फैसला कर लेता है कि उन सभी को मार कर रहेगा। दूसरी तरफ चैवेस को जंगल में कुछ लटका हुआ मिलता है और चैवेस उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विली यहाँ पर समझ चुका था कि वो एक ट्रैप है। इसीलिए वो चैवेस को जोर से धक्का मारता है और उसे वहाँ से हटा देता है, लेकिन बदले में उसे अपनी जान देनी पड़ती है क्योंकि चैवेस को बचाने के चक्कर में वो खुद ही इस ट्रैप के अंदर फंस जाता है। चैवेस उसका काफी ज्यादा शुक्रगुजार था क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली थी। वो विली का पैर काटकर उसे अपनी जंजीरों से अलग कर देता है क्योंकि इन सभी लोगों की स्पीड पहले से ही काफी ज्यादा धीरे है। पुलिस स्टेशन के अंदर डेप्यूटी लेन को 4 बच्चों के 4 दिन पहले गायब होने की खबर मिलती है और दूसरी तरफ शेरिफ को भी उस गाड़ी का कुछ पता नहीं था जिसमें वो कैदी जा रहे थे। इसीलिए ये दोनों अलग अलग होकर उन सभी लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी के लोगों को जंगल के बीचों बीच एक कैबिन नजर आता है और वो उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं। कैबिन के पास पहुंचते इन सभी लोगों को बहुत सारे टूल्स मिल चुके थे जिनकी मदद से ये सभी लोग अपने आप को आजाद करने लगते हैं और कुछ ही देर में इन सभी लोगों को जंगल में खड़ा हुआ थ्री फिंगर का ट्रक नजर आता है। फिर चैवेस जबरदस्ती क्रूफोर्ड को उस ट्रक को चेक करने के लिए भेज देता है, लेकिन क्रूफोर्ड तो ठहरा एक नासमझ, उसे क्या पता था ये एक ट्रैप है। अब थ्री फिंगर उसे अपने ट्रैप में फंसा चुका था और गाड़ी स्टार्ट कर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। थ्री फिंगर उसे रोड पर तब तक घसीटता जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। दूसरी तरफ फ्लॉयड चैवेस पर हमला कर देता है कंट्रोल पाने के लिए और मौका पाकर नेट और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं जंगल की ओर, लेकिन चैवेस फ्लॉयड को मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। फिर चैवेस और ब्रैंडन उसे वहीं पर अकेला छोड़कर निकल जाते हैं और इस समय तक शेरिफ भी इन सभी लोगों को रेस्क्यू करने पहुंच चुका था और उसे वही पुलिस की पलटी हुई वैन मिल जाती है जिसके अंदर वो सारे कैदी कैद थे। वो रेडियो पर हर चीज का अपडेट दे देता है और अपने कुत्ते के साथ उन सभी लोगों को ढूंढने लग जाता है। फिर ब्रैंडन चैवेस से कहता है कि उन्हें पैसे को यहीं पर रख देना चाहिए और नेट की तलाश करनी चाहिए और चैवेस पैसे को रखने के लिए मान जाता है और वो नेट की तलाश करने लगते हैं और थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उन्हें नेट मिल जाता है। फिर चैवेस नेट को बहुत अच्छी तरह से मारने लग जाता है, लेकिन नेट उसे छोड़ने को कहता है। वो बताते हैं कि पास ही में यहाँ पर एक वॉच टावर है। फिर चैवेस उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देता है और वो उस वॉच टावर को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस वॉच टावर तक पहुँचते उन्हें पता चलता है कि ये तो जल चुका है और उसे जलाया था उन्हीं तीनों भाइयों ने रॉन्ग टर्न 1 में। अब चैवेस यहाँ पर नेट को शूट ही करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है वही शेरिफ का कुत्ता। शेरिफ उन सभी लोगों को रेस्क्यू करने पहुंच
चुका था, लेकिन तभी थ्री फिंगर ऊपर से एक भाला फेंकता है और वो भाला जाता है सीधा शेरिफ के मुंह के अंदर और यहाँ पर शेरिफ की भी मौत हो चुकी थी। मौका पाकर चैवेस यहाँ पर शेरिफ की गन ले लेता है और वो नेट को फिर से बंदी बना लेता है। चैवेस इन सभी लोगों को गन पॉइंट पर लेकर जाता है अपना पैसा ढूंढने, लेकिन जिस जगह पर इन्होंने अपना पैसा रखा था वो तो वहाँ पर है ही नहीं। फ्लॉयड उसे लेकर भाग चुका है, लेकिन चैवेस को फ्लॉयड के भागने की आवाज आ जाती है और वो फ्लॉयड को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और वो फ्लॉयड के ऊपर मोलिटोव फेंक देता है, जिस वजह से वो जलने लगता है और फ्लॉयड के साथ साथ वहाँ पर रखा सारा कैश भी जल जाता है। चैवेस बाकी के लोगों को बंदी बनाकर दूसरी तरफ लेकर चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है थ्री फिंगर का ट्रक। चैवेस अब एलेक्स को थ्री फिंगर के ट्रक की तरफ फेंक देता है और थ्री फिंगर उसे उठाकर वहाँ से निकल जाता है। नेट उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन चैवेस उसे ऐसा नहीं करने देता, वो उसे गन पॉइंट पर रख लेता है। तभी ब्रैंडन चैवेस पर हमला कर देता है और वो चैवेस को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ब्रैंडन और नेट दोनों मिलकर अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। इसके बाद हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि एलेक्स को लेकर अपनी जगह पर पहुंच चुका है और वो एलेक्स को टेबल पर बांधकर उसके साथ बहुत खतरनाक चीजें करने लगता है। यहाँ पर हमें डेप्यूटी लीन की भी डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसे कि थ्री फिंगर पहले ही मार चुका है। अब ब्रैंडन यहाँ पर अकेला जंगल में भाग रहा था और उसके पीछे से चैवेस आ जाता है जो कि उसे बेहोश कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी पहुंच चुका था और अब यहाँ पर शुरू होता है एक घमासान युद्ध। चैवेस यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर था और वो यहाँ पर थ्री फिंगर को काफी हद तक डोमिनेट कर देता है, लेकिन थ्री फिंगर भी यहाँ पर बिल्कुल कम नहीं था। वो यहाँ पर चैवेस को मार देता है और उसका सर खोलकर उसका भेजा खाने लगता है और कुछ इस तरह से वो अपनी जीत सेलिब्रेट करता है। दूसरी तरफ नेट को यहाँ पर शेरिफ का कुत्ता मिल चुका था जिसकी मदद लेकर वो एलेक्स तक पहुंच जाता है। वो एलेक्स को फ्री कर देता है और ये दोनों मिलकर वहां से भागने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है थ्री फिंगर। अब नेट और थ्री फिंगर की यहाँ पर लड़ाई होने लग जाती है। थ्री फिंगर यहाँ पर नेट को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एलेक्स उसके पीछे से हमला कर देती है, जिस वजह से इन सभी लोगों को लगने लग जाता है कि थ्री फिंगर का खेल तो खत्म हो गया और ये अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है। थ्री फिंगर इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है, वो उनकी चलती हुई गाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है और किसी तरह से वो उसकी छत तक पहुंचने में भी कामयाब हो जाता है। वो अब नेट का गला दबाने लगता है जो कि गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से गाड़ी जाकर सीधा पेड़ पर ठुक जाती है और अब गाड़ी के अंदर आग लगने लग जाती है। लेकिन समय रहते वहाँ पर ब्रैंडन आ जाता है जो कि इन लोगों की मदद करने लगता है, लेकिन फिर से वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है। वो नेट पर फिर से हमला कर देता है। नेट इस बार थ्री फिंगर के भेजे के अंदर मीट को घुसा देता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और उसकी मौत कंफर्म करने के लिए वो उसे गाड़ी के बोनट पर फेंक देता है और तभी उस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से थ्री फिंगर की मौत कंफर्म हो जाती है। अब नेट ब्रैंडन को उस जगह से जाने देता है और कहता है कि दोबारा इस जगह पर कभी मत आना। फिर नेट और एलेक्स चलते हुए रोड तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर बाकी का पुलिस डिपार्टमेंट आकर इन लोगों को रेस्क्यू कर लेता है। वो दोनों यहाँ पर बच तो जरूर चुके थे, लेकिन नेट के मन में आज भी कुछ लालच बाकी था। कुछ दिन बाद नेट वापस उसी जगह पर जाता है पैसों की तलाश में, लेकिन तभी उसके पीछे से आ जाता है ब्रैंडन जो कि उसे मारकर उसका खेल खत्म कर देता है। नेट को ब्रैंडन को जाने ही नहीं देना चाहिए था, आखिर रहमदिल होने की सजा उसे मिल ही गई। अब ब्रैंडन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे इतना सारा पैसा मिल चुका था। अब ब्रैंडन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है एक म्यूटेंट जो कि उसे जल्दी मारने वाला है। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1974 का वेस्ट वर्जीनिया का असाइलम दिखाया जाता है और इस जगह पर काफी सारे म्यूटेंट्स रहा करते थे जो कि बचपन से ही डिफॉर्म्ड थे। इस सब के बाद हमें डॉक्टर ब्रैंडन और डॉक्टर एन दिखाए जाते हैं। डॉक्टर ब्रैंडन अब डॉक्टर एन को एक सेल के पास लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें कुछ म्यूटेंट्स पकड़ लेते हैं। डॉक्टर एन उन पेशेंट्स के कब्जे में आ चुकी थी और वो पेशेंट्स उनकी हेयर पेन निकाल लेते, जिस वजह से वो लॉक खोल सके। वो पेशेंट अब बड़ी ही चालाकी से डॉक्टर एन की पेन निकाल चुके थे और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को वहां से बचाकर आगे वाले प्रिजन तक लेकर जा चुके थे, जहां पर वो डॉक्टर एन को हिल्लिकल ब्रदर्स के बारे में बताते हैं। हिल्लिकल ब्रदर्स तीनों म्यूटेंट भाई थे जिन्हें डॉक्टर हिल्लिकल ने पकड़ा था, जिस वजह से उन तीनों का नाम हिल्लिकल ब्रदर्स पड़ गया। और जब डॉक्टर हिल्लिकल ने इन्हें पकड़ा था तब ये लोग अपने पेरेंट्स को खा चुके थे और ये तीनों ही इस जगह के सबसे खतरनाक पेशेंट्स है। सबसे पहले वो दिखाता है थ्री फिंगर को जो कि अपनी 2 उंगलियां पहले ही खा चुका है और इसी वजह से इसका नाम थ्री फिंगर है। फिर हमें दिखाया जाता है वन आई जो कि अपनी एक आंख निकाल कर खा चुका है और इसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। और आखिर में हमें दिखाया जाता है सॉटूथ, ये हर समय अपने दांतों को लोहे की सलाखों पर घिसता रहता है, जिस वजह से इसका नाम पड़ चुका है सॉटूथ। फिर डॉक्टर एन पूछती है कि ये तीनों इतना दर्द बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं, जिस पर डॉक्टर ब्रैंडन बताते कि इन तीनों को दर्द महसूस ही नहीं होता और इन तीनों ने मिलकर हॉस्पिटल के काफी सारे लोगों को जख्मी कर रखा है।
और इतना कहकर ये दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें वही पेशेंट दिखाया जाता है जिसने कि वो पेन चुराई थी और वो पेशेंट अपना सेल खोलने लगता है, लेकिन वो इतना ज्यादा समझदार नहीं था कि वो अपनी पेन की मदद से उस लॉक को खोल सके। लेकिन तभी उसके हाथ में वो पेन देख लेते वही तीनों भाई और फिर वो उस पेशेंट से मांग लेते उस पेन को। और हमने पिछली मूवीज के अंदर देख रखा है कि थ्री फिंगर सबसे ज्यादा समझदार है और अब वो यहाँ पर अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए उस लॉक को खोल लेता है और वो तीनों फ्री होकर बाहर आ जाते हैं। वो तीनों भाई बाहर आकर काफी ज्यादा खुश थे और वो जाकर मार देते वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को और फिर वो पहुंच जाते कंट्रोल रूम में और बटन दबाकर सारे के सारे सेल्स को खोल देते हैं। और यहाँ पर शुरू होती है उस हॉस्पिटल के अंदर असली वाली पार्टी। वो सारे के सारे पेशेंट्स वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगते हैं और ये तीनों म्यूटेंट्स मिलकर भी डॉक्टर एन को शॉक देने लगते हैं। वो डॉक्टर एन को तब तक करंट के झटके देते जब तक कि उनका भेजा फ्राई नहीं हो जाता और फिर वो डॉक्टर ब्रेंडन का भी काम तमाम कर देते। पहले वो उन्हें क्रूसीफाई करते और फिर उनके हाथ और पैर काट देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा 29 साल बाद में, यानी कि 2003 में। हमें कुछ यंग लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपनी जिंदगी में मजे कर रहे थे और हमें इनका प्लान पता चलता है कि ये लोग वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जाएंगे ताकि ये लोग वहाँ पर कुछ छुट्टियां बिता सके। और वहाँ पर इन सभी 9 लोगों को एक बंदा मिलेगा जिसका नाम है पॉटर। पॉटर ने उस जंगल के अंदर सारा खाने पीने का बंदोबस्त कर रखा है, वो भी पहले से। और फिर ये सभी लोग अपनी आइस की शुरू करते हैं और उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रात होने तक इन्हें पॉटर की कोई भी खबर नहीं मिलती और सिग्नल भी काम नहीं कर रहे थे। और इन सभी लोगों की मुसीबत बढ़ाने के लिए वहाँ पर आ जाता है एक ब्लिजार्ड, यानी कि एक बर्फ का बड़ा सा तूफान जिसमें से निकल पाना इन सभी लोगों के लिए नामुमकिन है। लेकिन तभी इन लोगों को पास ही में एक बड़ी सी बिल्डिंग मिलती है और ये लोग फैसला करते कि उसके अंदर जाएंगे। और यहाँ पर ये सारे बच्चे ले चुके अपना रॉन्ग टर्न। हो सकता है कि ये लोग उस बर्फ के तूफान से बच जाते, लेकिन उन म्यूटेंट से बच पाना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब ये सभी लोग उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर इन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो तीनों म्यूटेंट्स बाहर गए हुए अपने शिकार को ढूंढने। अब उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचने पर इन सभी लोगों को पता चलता है कि वो किसी की तरह का हॉस्पिटल था और फिर इन लोगों को एक बड़ा सा कमरा मिल जाता है जहाँ पर ये लोग आग लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन आखिर ये सब थे तो एक हाई स्कूल किड्स और शांति से कैसे बैठ जाते हैं, इसीलिए ये लोग फैसला करते कि उस जगह को अच्छी तरह से ढूंढेंगे क्योंकि हो सकता है कि इन्हें कोई पुरानी वाइन की बोतल या फिर कुछ सिगरेट या ड्रग्स मिल जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है, इन्हें एक पुराने से कंट्रोल रूम के अंदर एक वाइन की बोतल मिल जाती है। लेकिन इन सभी का मन उससे नहीं भरता और ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर इन लोगों को वहाँ रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिन सब के अंदर हॉस्पिटल के कैदियों की रिपोर्ट थी। वो उन सभी रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए उन सभी पेशेंट्स की शक्ल का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों भाई फिर से लौट चुके हैं अपना शिकार मारकर। उन तीनों के हाथ में एक आदमी की लाश है जो कि वो लेकर उस बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे। और बिल्डिंग के अंदर घुसने के साथ ही वो तीनों समझ चुके थे कि कोई उनकी जगह पर छेड़छाड़ कर रहा है। और कुछ ही देर में उन तीनों म्यूटेंट्स को बाकी के लोग दिखाई दे जाते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं विंस्टन, जेना और कैरी। ये तीनों यहाँ पर बेड्स चेक करने आए थे ताकि ये सभी लोग आराम से सो सके। और फिर इन तीनों को वहाँ पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है और विंस्टन उसे चेक करने चला जाता है। विंस्टन अब एक रूम के अंदर कुछ चेक करने चला जाता है और जोरों से चीखने लग जाता है। उसकी चीख सुनकर बाकी की दोनों लड़कियां घबरा जाती है और उसे चेक करने जाती है। लेकिन ये सब विंस्टन का किया हुआ एक भद्दा सा मजाक था और वो उन दोनों को देखकर हंसने लग जाता है। विंस्टन बताता है कि मैं तुम लोगों को सिर्फ डरा रहा था और मैं डराने में कामयाब भी हो गया। फिर वो दोनों उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि सोतूत अंधेरे में खड़ा हुआ उन तीनों को देख रहा था। वो दोनों वहाँ से जा चुकी थी, इसलिए विंस्टन अकेला ही कंट्रोल रूम में जाकर लाइट ऑन कर देता है और लाइट के आने की खुशी देखकर ये सभी लोग वहाँ पर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। पार्टी करते करते ये दूसरे फ्लोर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन सभी लोगों को मिलती है कुछ रील्स। और अब ये लोग उन पुरानी सी पड़ी हुई रील्स को प्रोजेक्टर में प्ले कर देते हैं और इन सभी लोगों के सामने वहाँ के सारे पेशेंट्स की फाइल चालू हो जाती है। हमें उन तीनों म्यूटेंट भाइयों की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट उन्हीं पर हुआ करते थे। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो तीनों के तीनों भाई कैनिबल्स है और उन्हें जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होता। अब लॉरेन बताती है कि उसका भाई उसे हिलबिलीज के बारे में काफी ज्यादा कहानियां सुनाया करता था, लेकिन वो लोग उसे सीरियसली नहीं लेते और जाकर सोने चले जाते हैं। अब वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग सो चुके थे, लेकिन विंस्टन को किसी रीजन की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अब ये बंदा टॉर्च लेकर फिर से उस जगह को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है, लेकिन तभी इसके सामने इसे कोई दिखाई देता है और वो था इसका दोस्त पॉटर, जिसके कैबिन पर इन सभी लोगों को जाना था। वो अपने दोस्त के जरा सा और करीब जाता है और अब उसे पता चलता है कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि उसके दोस्त की लाश है।
और ये देखकर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसका काम तमाम करने वहाँ पर आ जाता है सॉटूथ। सॉटूथ आकर विंस्टन के मुंह में एक रॉड घुसा देता है, जिस वजह से उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती और वो वहाँ पर चुपचाप मर भी जाता है। अब अगली सुबह तक भी वो तूफान नहीं रुका था और ये भी सभी लोग विंस्टन को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को लग रहा था कि वो इनके साथ फिर से कोई भद्दा सा मजाक कर रहा है। इन सभी लोगों का सारा सामान भी गायब हो चुका था और अब ये लोग विल्सन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो सबसे पहले बेसमेंट के अंदर जाते हैं। बेसमेंट के अंदर इन्हें काफी सारे हथियार मिलते हैं और इन्हें काफी सारे प्रिजन भी मिलते हैं और ये सब देखकर ये सभी लोग काफी घबराने लग जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी लोगों को वहाँ रखा खून मिलता है, जिसे देखकर यहाँ पर सबकी टेंशन बढ़ जाती है। अब बेसमेंट में ये सभी लोग अलग अलग होकर विंस्टन को ढूंढने लग जाते हैं और सबसे पहले जेना जाती है किचन की तरफ। किचन में वो देखती है थ्री फिंगर को, जो कि पॉटर की बॉडी के अलग अलग टुकड़े कर रहा था और ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती है। अब भागते वो अपने सारे दोस्तों के पास चली जाती है और उन्हें सब कुछ बताने लगती है, लेकिन तभी उनके पास एक शर्ट आकर गिरता है जिसके अंदर कुछ लपेटा हुआ था। अब केन्या उस शर्ट की गांठ खोलने लगती है और उसे पता चलता है कि उस शर्ट के अंदर था पॉटर का कटा हुआ सर। ये लोग इतना सब कुछ देखकर संभल भी नहीं पाते, लेकिन तभी वो म्यूटेंट्स उन पर फिर से हमला कर देते हैं, वो भी छत से। वो इन सभी लोगों की तरफ एक बार वायर फेंक देते हैं, जो कि जाकर लगता है सीधा क्लेयर के गले में। क्लेयर अब यहाँ पर फांसी खा रही थी और वो म्यूटेंट्स उसे ऊपर उठाने लगते हैं, जिस वजह से उसका गला कट जाता है। काइल अब क्लेयर को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इस सबसे घबरा कर वो उस जगह से बाहर भाग जाते हैं और अपनी स्नोमोबाइल स्टार्ट कर वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसका स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा और ये सारा काम था उन तीनों भाइयों का। ये लोग अब यहाँ से नहीं भाग सकते थे और ये लोग फैसला करते कि ये लोग लॉरेंस को वहाँ से जाने देंगे, क्योंकि वो स्की चैंपियन थी और यहाँ से बाहर निकलना जानती थी। वो इस जगह से निकलेगी और जाकर पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देगी। अब लॉरेंस के उस जगह से चले जाने के बाद ये सारे लोग जाकर फिर से उसी बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि बाहर रहना इन सभी लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि बाहर थी ठंड और इनके पास नहीं थे गर्म कपड़े। ये लोग अपने आप को उस रूम के अंदर लॉक कर लेते हैं और ये लोग फैसला करते हैं कि अब ये लोग नीचे जाएंगे बेसमेंट के अंदर, क्योंकि बेसमेंट में इन सभी लोगों को हथियार मिलने की कुछ उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे हथियार पड़े हुए थे। अब ये सभी लोग दो टीम बांट कर वहाँ से चले जाते हैं और इस जगह के बेसमेंट में इन सभी लोगों को मिलता है सॉटूथ, लेकिन ये सभी लोग उससे बचकर फिर से आ जाते हैं। अब वन आई उस जगह के दरवाजे में होल कर केन्या को पकड़ लेता है, लेकिन केन्या उसके हाथ पर ब्लेड दे मारती है, जिस वजह से वन आई को पीछे हटना पड़ता है। सॉटूथ ने यहाँ पर डेनियल को पकड़ लिया था और वो सभी लोग उसे किचन में ले जाकर एक टेबल पर बांध देते हैं। बाकी लोग अब कंट्रोल रूम में जाकर देखते हैं कि डेनियल उनके पीछे नहीं है, इसीलिए वो उसे ढूंढने चले जाते हैं। ये सभी लोग अब पहुंच जाते हैं किचन में, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि वो तीनों म्यूटेंट्स मिलकर डेनियल को जिंदा खा रहे थे। थ्री फिंगर उसके मीट के टुकड़े को तेल में फ्राई कर खा रहा था और अब इतने में डेनियल की मौत हो चुकी थी। बाकी के लोग अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उन सारे म्यूटेंट्स पर हमला कर देते हैं और उन सभी लोगों को अपने पीछे ले जाकर उन्हें एक सेल के अंदर बंद कर देते हैं। काइल अब उन तीनों को जलाकर मारने लगता है, लेकिन केन्या उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि ये सभी के सभी लोग मासूम है, क्योंकि इन्हें कभी इंसानियत के बारे में सिखाया नहीं गया और इन तीनों लोगों की मासूमियत तो हमें दिख ही रही है। वो दोनों लड़के अब काइल को उन्हीं म्यूटेंट्स के साथ छोड़कर चली जाती है ताकि वो उन सबका ध्यान रख सके, लेकिन काइल की नजर उन सभी से हट जाती है और बदकिस्मती से वो वही सेल था जिसके अंदर वो पेन पड़ी हुई थी। वो पेन इतने सालों से उसी जगह पर पड़ी हुई है। अब थ्री फिंगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके फिर से उस सेल को खोल देता है और बाहर निकलकर ये तीनों लोग मार देते हैं काइल को। अब केन्या यहाँ पर काइल को चेक करने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर काइल उसे नहीं मिलता और ठीक उसी टाइम जनरेटर भी बंद हो जाता है। वो अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि सेल के अंदर वो तीनों म्यूटेंट्स थे ही नहीं। वो भागते हुए एक रूम के अंदर पहुंचती है जहाँ पर बाकी के लोग मौजूद थे और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताती है और तभी इन लोगों को दरवाजे के होल से बाहर एक आदमी दिखाई देता है और ये उसे पकड़कर पीटने लग जाता है। इन सभी को लग रहा था कि इन्होंने थ्री फिंगर को पकड़ लिया है, लेकिन दरअसल में था वो काइल। उन तीनों भाइयों ने काइल को नहीं मारा था, बल्कि उन्होंने इसे मोहरा बनाकर इन लोगों के पास भेज दिया और इन लोगों ने इसकी फिर से जान ले ली। और जैसे ये बात इन सभी लोगों को पता चलती है, ये सभी लोग अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। अब इन लोगों के पीछे फिर से वही म्यूटेंट्स पड़ जाते हैं और ये लोग भागते भागते पहुंचते सीधा उन्हीं म्यूटेंट्स के रूम के अंदर और यहाँ पर इन्हें अपना और बाकी सारा सामान मिल जाता है। अब ये लोग उसी रूम के अंदर प्लान करते हैं कि ये लोग खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आखिर था वो एक सैनिटोरियम। उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई थी जो कि मेटल की बनी थी और वो म्यूटेंट भाई भी इन लोगों के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब सारा उस खिड़की को तोड़ने में कामयाब हो जाती है और उसके बाहर निकलने लगती है और बाकी के लोग भी एक एक करके उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जेना उस जगह के बाहर नहीं निकल पाती। सॉटूथ उसके अंदर एक ड्रिल घुसाकर उसका भी खेल खत्म कर देता है। अब ये सभी लोग अपनी स्नोमोबाइल लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। पता नहीं ये स्टार्ट कैसे हो गई।
लेकिन वो म्यूटेंट्स भी इनके पीछे लग जाते हैं। वो सबसे पहले ब्रिजेट के ऊपर अपनी स्नोमोबाइल चला देते हैं। फिर हमें लॉरेन दिखाई जाती है जो कि पिछली रात मदद लेने गई थी, लेकिन ठंड के कारण वो भी मर गई और उसके मरने की जगह ठीक सड़क के सामने थी। अब केन्या और सारा अभी तक जिंदा थी और उनके पीछे लगा हुआ था थ्री फिंगर। लेकिन ये दोनों यहाँ पर एक प्लान बनाकर थ्री फिंगर की आइस मोबाइल ले लेते हैं और वहाँ से काफी ज्यादा खुश होकर जाने लगते हैं। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। ये लोग इतना खुश होकर अपने सामने बॉब वायर देखते ही नहीं और उस वायर में फंसकर इनका गला कट जाता है और इसी के साथ ये लोग यहीं पर खत्म हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर आ जाता है थ्री फिंगर अपनी वही खटारा गाड़ी लेकर और वो इन दोनों के कटे हुए सर को लेकर चल देता है। तो मूवी की शुरुआत होती है 2003 के वेस्ट वर्जीनिया से और यहाँ पर सारे वेस्ट वर्जीनिया के लोग एक त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थे जिसके अंदर वो हिलबिलीज बनकर घूम रहे थे। फिर हमें एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जिसका नाम है कैरिन। कैरिन यहाँ पर उसी त्योहार की न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही थी और हमें बताया जाता है कि 1817 के अंदर काफी सारे हिलबिलीज ने शहर के लोगों को मार दिया था और अचानक से शहर की काफी बड़ी पॉपुलेशन गायब हो चुकी थी क्योंकि उन सभी हिलबिलीज ने उन सभी लोगों को कच्चा चबा लिया था। और उसी दिन को मानते हुए आज का ये त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है जहाँ पर काफी ज्यादा लोग कॉस्ट्यूम पहनकर इधर उधर घूम रहे हैं। अब यहाँ पर कैरी न्यूज कवर कर चुकी थी जिस वजह से वो जंगल में जॉगिंग करने के लिए चली जाती है और वो जॉगिंग कर ही रही थी कि उसके सामने सॉतूत आ जाता है। अब यहाँ पर कैरिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो सोचने लग जाती कि कोई कॉस्ट्यूम पहनकर उसके साथ भद्दा सा मजाक कर रहा है। इसीलिए वो सबको मजाक समझने लग जाती है और कहती है कि नाइस कॉस्ट्यूम और फिर वो आगे बढ़ जाती है और थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उसके सामने आ जाता है वन आई। वो उसे भी यही कहती है कि नाइस कॉस्ट्यूम और आगे बढ़ जाती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और वो उसे कहीं भी नहीं जाने दे रहा होता जिस वजह से कैरिन को गुस्सा आ जाता है और वो थ्री फिंगर को अपनी उंगली दिखाने लगती है। लेकिन उसकी उंगली बचती ही नहीं क्योंकि बाकी के सारे म्यूटेंट से थ्री फिंगर अलग था। वो यहाँ पर कैरिन की उंगली काट देता है जिससे कैरिन भी समझ चुकी थी कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा। अब कैरिन उन सभी म्यूटेंट से बचते हुए आगे बढ़ने लगती है और जंगल में उसे एक आदमी मिलता है। कैरिन अब उस आदमी से मदद मांगने लगती है लेकिन वो आदमी मेनार्ड था जिसे हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट से जानते हैं। मेनार्ड अब कैरिन की मदद करने लगता है और ऐसे बताता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन जैसे कैरिन उसके पास आती है वो उस पर हमला कर देता है। वो सबसे पहले एक एक्स को उसके पेट के अंदर घुसा देता है और इसके बाद वो कैरिन के सर पर हमला करके उसे जान से मार देता है और तभी वहाँ पर बाकी के म्यूटेंट्स भी आ जाते हैं। वो तीनों भाई यहाँ पर मेनार्ड से डरा करते थे और वो उसकी बात भी माना करते थे क्योंकि जैसे ही वो लोग उस असाइलम से भागे थे मेनार्ड ही था जिसने उनकी मदद करी। इस सब के बाद वो कैरिन की बॉडी को अपने कैबिन के अंदर लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर मेनार्ड सारे के सारे म्यूटेंट्स को डांटने लग जाता है क्योंकि वो सभी लोग अपने पीछे सबूत छोड़कर आया करते थे और वो तीनों भाई भी उससे डरा करते थे, इसीलिए वो उसकी बात मान लेते हैं। इस सब के बाद हमें 5 हाई स्कूल किड दिखाए जाते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के उसी शहर में जा रहे थे जहाँ पर वो फेस्टिवल चल रहा था और इन सभी लोगों के नाम थे बिली, क्रूज, गस, लीटा और जूलियन। अब ये सभी लोग कार में मस्ती करने लग जाते हैं जिस वजह से बिली का रास्ते से ध्यान हट जाता है और जैसे ही उसकी नजर सड़क पर जाती है तो उसके सामने मेनार्ड खड़ा था और अब मेनार्ड को बचाने के चक्कर में बिली कार ठोक देता है और यहाँ पर उनकी कार का पूरी तरह से काम तमाम हो चुका था। अब ये सभी लोग उस गाड़ी से बाहर निकलते ताकि वो सामने वाले को चेक कर सके। बिली यहाँ पर पूरी तरह से श्योर था कि उसने मेनार्ड को नहीं ठोका, लेकिन फिर ये सभी मिलकर उसके पास जाते हैं ताकि वो उसे चेक कर सके। लेकिन मेनार्ड अपना चाकू निकालकर बिली के हाथ में दे मारता है और इतना सब कुछ देखकर वो तीनों मेनार्ड को मारने लगते हैं काफी बुरी तरह से। और इतना सब वो म्यूटेंट भाई भी जंगल में छुपकर देख रहे थे। उन सभी लोगों का प्लान नहीं था कि वो उन पर हमला करेंगे, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी बिग्स इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेते क्योंकि ये सरेआम एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। शेरिफ एंजेला इन सभी लोगों को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है, लेकिन वो डेप्यूटी को वहीं पर छोड़कर चली जाती है ताकि वो कार टो करने के लिए रुक सके। लेकिन जैसे ही शेरिफ उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके वहाँ से जाती है वो सारे म्यूटेंट्स डेप्यूटी पर हमला कर देते हैं। अब बिली यहाँ पर सब कुछ अपने सर पर ले लेता है और अपने दोस्तों को आज़ाद करवा देता है जिस वजह से उसके सभी दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं और शहर में जाकर एक होटल ढूंढ लेते हैं। अब पुलिस स्टेशन में शेरिफ को पता चलता है कि मेनार्ड एक क्रिमिनल है और उसके सर पर काफ़ी सारे मर्डर चल रहे हैं और उसने काफ़ी लोगों को गायब भी किया है
और इसीलिए शेरिफ एंजेला अपनी हायर अथॉरिटीज को मेनार्ड के बारे में बता देती है और वो सभी लोग बताते कि वो सुबह आकर मेनार्ड को लेकर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेनार्ड कहता है कि वो उसे लेकर तो तब जाएंगे जबकि वो जिंदा बचेगी। दूसरी तरफ हम देखते कि सारा शहर खाली हो चुका है क्योंकि वो सभी लोग फेस्टिवल में बिजी है और वो तीनों भाई मिलकर यहाँ पर फोन टावर गिरा देते हैं जिस वजह से सभी लोगों के कनेक्शन चले जाते हैं और यहाँ पर शेरिफ किसी से भी बात नहीं कर पा रही होती। इस सब के बाद वो तीनों भाई मिलकर पावर स्टेशन की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो पावर ही कट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर उनकी मुलाकात हो जाती है पावर स्टेशन के इंचार्ज से। अब वो तीनों मिलकर उसे नंगी तारों पर फेंक देते हैं जिस वजह से उस वर्कर की भी वहाँ पर मौत हो जाती है और वो तीनों भाई वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। इस सब के बाद वो पावर डाउन करते थे जिस वजह से पूरे शहर की बिजली चली जाती है। अब शेरिफ एंजेला वॉकी टॉकी की मदद से बाकी के लोगों को अलर्ट करने लग जाती है लेकिन बाकी के पुलिस वाले तो अपने ही काम में मस्त थे। पुलिस वाले उस त्योहार में कुछ ज्यादा ही बिजी थे और उन्हें अपनी ड्यूटी का कुछ भी अंदाजा नहीं था। दूसरी तरफ क्रूज बिली से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात हो जाती है थ्री फिंगर से। थ्री फिंगर यहाँ पर क्रूज को पकड़ लेता है और यहाँ पर उसका भी काम तमाम कर देता है। फिर जूलियन भी बिली से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में जाते वक्त उसकी नजर क्रूज पर बिल्कुल नहीं पड़ती जो कि उसके सामने ही मौजूद थी और थ्री फिंगर उसे मारकर उसकी आंतें निकाल रहा था। इस सब के बाद जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात बिली से होती है। बिली अब जूलियन से क्रूज के बारे में पूछने लगता है लेकिन वो बताता है कि वो उससे पहले ही यहाँ के लिए निकल चुकी थी। लेकिन अगर वो उससे मिलने के लिए पहले ही निकल गई तो वो अभी तक यहाँ पर पहुंची क्यों नहीं। दूसरी तरफ लीटा और गस का प्राइवेट मूवमेंट खत्म हो जाता है और लीटा यहाँ पर शावर लेने चली जाती है लेकिन तभी इनके दरवाजे पर आ जाता है सॉतूथ और सॉतूथ गस को उठाकर लेकर चला जाता है। लिली अब गस की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है लेकिन वन आई उस पर भी हमला कर देता है लेकिन किसी तरह से वो उससे बचकर वहां से भाग जाती है। इस सब के बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर और पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये सभी लोग डर जाते हैं लेकिन शेरिफ एंजेला वहां का दरवाजा खोल देती है और सामने से निकल कर आता है शेरिफ एंजेला का हस्बैंड जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। वो उसे खाना देता है और वहां से फटाफट चला जाता है। इस सब के बाद हमें गस दिखाया जाता है जिसकी टांगों की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी क्योंकि उन तीनों भाइयों ने उसके पैरों पर मार मार कर उसके पैरों की हालत बिगाड़ दी थी। अब वो तीनों म्यूटेंट्स उसे गाड़ी में बिठा देते हैं और लाकर उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। अब गस यहाँ पर जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लग जाता है। एंजेला उसकी हेल्प करने आती है लेकिन वो तीनों म्यूटेंट्स उसके ऊपर कार चढ़ा देते हैं जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है और ये सब कुछ एंजेला के सामने हो रहा था और वो ऐसा होते हुए कुछ नहीं कर पाती। अब वो तीनों म्यूटेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं और शेरिफ एंजेला पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर इन सभी लोगों को शॉटगन्स दे देती है ताकि अपने आप को बचा सके। बिली यहाँ पर क्रूज को ढूंढने जाना चाहता था लेकिन वो उसे मना कर देती है। इस सब के बाद वो शेरिफ पास ही की एक दुकान में जाती है जहाँ पर जनरेटर मौजूद था। वो अब काफी संभलते हुए उस जनरेटर को ऑन कर देती है और यहाँ पर उसे एक रेडियो भी नजर आता है। वो उस रेडियो की मदद से किसी को कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगती है लेकिन सामने वाला बंदा तो वीट फूक कर हाई बैठा था। वो इस सब को किसी तरह का मजाक समझता है और उसे कट कर देता है और तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो लीटा थी लेकिन मूस बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ शॉटगन से हमला कर देता है लेकिन लीटा को गोली नहीं लगती, वो बच जाती है। गोली चलने की आवाज सुनकर शेरिफ भी पुलिस स्टेशन की तरफ आ जाती है। अब बिली लीटा से पूछने लगता है कि क्या उसने गस को देखा है जिस पर वो कहती है कि उसने गस को नहीं देखा। अब बिली यहाँ पर क्रूज को ढूंढने निकल पड़ता है और कुछ ही दूर जाने पर उसे क्रूज की लाश मिल जाती है। क्रूज की लाश को देखकर बिली काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो सड़क पर ही रोने लग जाता है और तभी इन सभी लोगों के सामने थ्री फिंगर आ जाता है। ये दोनों पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगते हैं लेकिन ये इन म्यूटेंट्स का एक ट्रैप था जिसके अंदर ये दोनों लोग फंस जाते हैं। अब वो म्यूटेंट्स इन दोनों को बेहोश कर देते हैं और जैसे इन दोनों को होश आता है तो ये अपने आप को एक गोल्फ फील्ड कहते हैं जहाँ पर बिली का सिर्फ जमीन से सर ही बाहर निकला हुआ था और उसी के पास जूलियन पड़ा था जिसका पैर चेन से बंधा हुआ था। ये लोग अब यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और यहाँ पर थ्री फिंगर एक स्नो ब्लोअर चला रहा था जिसे देखकर इन दोनों की फट जाती है। थ्री फिंगर सबसे पहले बिली का सर उड़ा देता है, इसके बाद वो जूलियन का काम भी तमाम कर देता है। जूलियन कहीं पर भाग नहीं सकता था और इसीलिए वो अपने पास मौत को आता देखता रहता है। पुलिस स्टेशन में शेरिफ को बाकी के लोगों की चिंता होने लग जाती है क्योंकि काफी देर बीत जाने के बाद भी वो अभी तक नहीं लौटे थे। फिर एंजेला मोस से कहती है कि उसे फेस्टिवल में जाकर मदद लानी होगी। वो उसे अपनी कार दे देती है और वो वहाँ से निकल पड़ता है लेकिन रास्ते में बार वायर बिछे हुए थे जिस वजह से उसकी कार क्रैश हो जाती है और वो तीनों म्यूटेंट्स उसे भी पकड़ लेते हैं। वो तीनों भाई अब उसे एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ था और उसके नीचे वो आग लगा कर उसे गोल गोल घुमाने लग जाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है जिसे शेरिफ भी
सुन लेती है काफी दूर से, जिस वजह से वो पुलिस स्टेशन के बाहर चली जाती है, लेकिन उसके सामने ही उसका काम तमाम हो चुका था। दूसरी तरफ मेनार्ड लीटा को बहकाने लगता है और वो उसकी बातों में भी आ जाती है। वो कहता है कि तुमने मुझे अगर इस सेल से आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जैसे लीटा उसे सेल से बाहर निकालती है वो उसकी आंखें फोड़ देता है और एंजेला काफी मुसीबत के साथ मेन रोड तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे एंजेला की आवाज सुनाई देती है। एंजेला उसकी ये हालत देखकर समझ जाती है कि मेनार्ड आजाद हो चुका है। मेनार्ड अब एंजेला के ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। दूसरी तरफ एंजेला भी अपनी बंदूक निकाल लेती है और वो मेनार्ड को शूट कर देती है। इस सब के बाद वो इन दोनों को उठाकर पुलिस स्टेशन के अंदर ले आती है। वो मेनार्ड को जेल के अंदर फिर से लॉक कर देती है और अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा था, इसीलिए एंजेला को मजबूरी में खुद ही मदद लाने जाना पड़ता है। लेकिन इसी सब के बीच उसे अपने हस्बैंड की कार नजर आती है। उसे अपना हस्बैंड दिखाई देता है, लेकिन ये सब कुछ उन्हीं तीनों म्यूटेंट भाई का एक ट्रैप था। उन तीनों ने उसके हस्बैंड के सर पर एक चाकू लगाया हुआ था, जो कि वायर की मदद से सीधा अटैच्ड था मेन डोर से। अब एंजेला जल्दबाजी के चक्कर में दरवाजा खोल देती है और उसके हस्बैंड बीच में से आधा हो जाता है और तभी थ्री फिंगर अपना खटारा ट्रक लेकर आ जाता है और उसकी कार के पीछे ठोक देता है। अब थ्री फिंगर गाड़ी के बाहर उतरता और मार मार कर एंजेला का काम तमाम कर देता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाती। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मेनार्ड लीटा को धमकाने लगता है। वो लीटा से कहता है कि वो उसे तब तक टॉर्चर करेगा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती, और इतना सब कुछ सुनकर लीटा वहाँ से भाग जाती है। कुछ ही देर में वो तीनों म्यूटेंट्स एंजेला को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। सबसे पहले वो मेनार्ड को आजाद करते हैं और पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर गैसोलीन छिड़कने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पर वो आग लगाना चाहते थे। अब मेनार्ड एंजेला के गले पर एक शॉटगन लगा देता है, जिसका ट्रिगर सीधा उसके पैरों से कनेक्टेड था। वो एंजेला को दो ऑप्शन देता है, जिसमें से पहला ये कि वो आग में जलकर मर जाए और दूसरा ये कि ट्रिगर दबा के वो अपने आप को ही खत्म कर दे। पुलिस स्टेशन में आग लगाने के बाद ये सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और गाड़ी में बैठने के साथ ही मेनार्ड को सुनाई देती है एक शॉटगन की आवाज, और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि एंजेला ने अपनी सफरिंग एंड कर ली है। इस सब के बाद हम लीटा को देखते हैं, जो कि हाईवे पर भाग रही थी और उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो जाती है। वो उन सभी लोगों से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन ये तो थे तीनों के तीनों म्यूटेंट्स और उनके साथ मेनार्ड भी था। वो चारों हंसते हुए अब लीटा को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और लीटा भी अब रोते हुए उनकी बात मान लेती है और इसी के साथ वो लीटा को लेकर चले जाते हैं। अब लीटा के साथ क्या होगा ये सब तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है, जिसमें थे डायरिया और निक। ये कपल यहाँ वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में साइकिलिंग करने आया था, लेकिन इन लोगों के पीछे पड़ जाता है थ्री फिंगर। इन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इन लोगों के साथ अब क्या होने वाला है, और मौका देखते ही थ्री फिंगर इनके ऊपर तीरों की बारिश कर देता है। एक तीर जाकर सीधा निक को लगता है और जिस वजह से निक जख्मी हो जाता है। डायरिया अब भागते हुए निक को चेक करने जाती है, लेकिन तभी दूसरा तीर आता है और वो निक के चेहरे के आर पार हो जाता है, जिस वजह से निक की वहीं पर मौत हो जाती है। और इतना सब अपनी आंखों के सामने देखकर डायरिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। थ्री फिंगर उस पर भी तीरों की बारिश कर रहा था, लेकिन आगे जाकर वो एक बार वायर के अंदर फंस जाती है और उस बार वायर को पकड़ रखा था सॉटूथ और वन आई ने। और डायरिया के लिए यहाँ पर मुसीबतें कम नहीं थी कि वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है और आकर उस बार वायर को हवा में उठा लेता है, जिस वजह से डायरिया का सर धड़ से अलग हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस सब के बाद हमें हर बार की ही तरह कुछ कॉलेज किड्स दिखाए जाते हैं, जिसमें थे चार्ली, टोनी, डैनी, ब्रायन, जूलियन, रॉड और विक। और ये सभी लोग मिलकर एक वेस्ट वर्जीनिया की जगह पर जा रहे थे, जिसका नाम था हॉप स्प्रिंग होटल। इस सब के बाद हमें पता चलता है कि डैनी ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी और कुछ ही समय बाद उसके पास एक लेटर आता है, जिसमें उससे पता चलता है कि वो उस होटल का मालिक है और इसी सब की वजह से डैनी को जीने की नई वजह मिली थी, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस होटल को विजिट करने जाता है। इस सब के बाद हमें सैली और जैक्सन दिखाए जाते हैं। वो दोनों उस होटल के केयर टेकर थे और ये दोनों काफी बेसब्री से डैनी का वेट कर रहे थे। ये दोनों यहाँ पर भाई बहन थे और डैनी भी इन्हीं का भाई था। अब डैनी अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और ये दोनों लोग उसके दोस्तों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इन दोनों लोगों को बाहर के लोगों से नफरत थी और इन लोगों को डैनी के दोस्त जरा भी पसंद नहीं आते। इस सब के बाद हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है, जो कि अपना चेकआउट कर रही थी। वो बूढ़ी औरत अब बाहर आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी उसके सामने एक अजीब सी क्रीपी हंसी आती है और एक कुल्हाड़ी आकर उसके शरीर के आर पार हो जाती है। इस सब के बाद वो बूढ़ी औरत मदद के लिए पुकारने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और वो उस बूढ़ी औरत का खेल खत्म कर देता है, उसकी गर्दन मरोड़कर। और यहाँ पर हम समझ चुके कि इस होटल के अंदर चेकआउट कैसे होता है।
इस सब के बाद हमें फिर से बाकी के लोग दिखाए जाते हैं और वो वहाँ पर उस होटल की एंटीक चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। इस सब के बाद जैक्सन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपने अपने रूम्स बता देता है और जैसे ही वो सभी लोग अपने रूम्स में चले जाते हैं जैक्सन बाहर निकल जाता है। जैक्सन अब होटल से निकलकर उन्हीं तीनों भाइयों के पास जाता है उनसे जंगल में मिलने के लिए। जैक्सन उन तीनों को काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कह देता है क्योंकि उन्होंने उस बूढ़ी औरत को मार दिया था। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जैक्सन भी इन तीनों भाइयों का भाई है, यानी ये तीनों और डैनी आपस में मिलकर भाई हो गए। अब अगली सुबह हमें टोनी दिखाई जाती है जो कि डैनी को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र जैक्सन पर जाती है जो कि एक कॉरिडोर में खून साफ कर रहा था और वो खून उसी बूढ़ी औरत का था जिसे इन्होंने पिछले दिन मारा था। और इतना सब देखकर टोनी वहाँ से भागकर चली जाती है। अब यहाँ पर हमें बाकी के लोग दिखाए जाते हैं जो कि शहर में शॉपिंग करने के लिए गए थे और यहाँ हमें पता चलता है कि शहर में काफ़ी ज़्यादा लोग मिसिंग हो रहे हैं। और तभी वहाँ पर एक शेरिफ आ जाता है और उसी बोर्ड पर एक मिसिंग पोस्टर लगा रहा था और ये मिसिंग पोस्टर उसी औरत का था जो कि पिछले दिन गायब हो गई थी। अब हमें फिर से रिजॉर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक्सन डैनी को अपने पूर्वजों के हथियार दिखा रहा था। वो उसे तरह तरह की बंदूकें दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर डैनी का इंटरेस्ट एक बो के अंदर आ जाता है। डैनी उस बो के बारे में काफी डिटेल में पूछने लगता है और जैक्सन भी उसका बराबर साथ दे रहा था। और उसकी इतनी क्यूरियोसिटी देखकर जैक्सन उसे जंगल में लेकर चला जाता है जहाँ पर वो एक हिरन का शिकार करेंगे। जैक्सन उसे हिरन को मारने के अलग अलग तरीके बताने लगता है, लेकिन दरअसल में वो उसे वैसे तरीके बता रहा था जिसे इंसान को मारा जाता है। और यहाँ पर हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि शेरिफ को बिल्कुल उसी तरह से मार देता है। यानी कि यहाँ पर ये बात साफ हो चुकी कि डैनी को इंसान को मारने की ट्रेनिंग मिल रही है जो कि हो ना हो उसे अपनी फैमिली से जोड़े रखने में काम आएगी। इस सब के बाद हमें टोनी दिखाई जाती है जिसे डैनी की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वो विक को जंगल में भेज देती है उसका पता लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही विक जंगल के अंदर जाता है उसे वही मरा हुआ हिरन दिख जाता है जिसे सौतूत खा रहा था। और इतना सब कुछ देखकर विक वहाँ से काफी जोरों से भागने लगता है और भागते भागते वो डैनी से टकरा जाता है। इन दोनों की भिड़ंत काफी ज्यादा तेज थी जिस वजह से ये दोनों जाकर खाई में गिर जाते हैं और डैनी का पैर यहाँ पर एक बार वायर में फंस जाता है। विक उसकी मदद करना चाहता है लेकिन वो पहले खाई से बाहर निकलता है और इसी सब के चलते वहाँ पर जैक्सन आ जाता है जो कि विक की मदद करके उसे खाई से बाहर निकालता है। और इस सब के बाद ये दोनों मिलकर डैनी को भी वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और उसे होटल में लेकर जाते हैं। इस सब के बाद सैली यहाँ पर डैनी के जख्म का इलाज करने लगती है। वो उन्हें उनके परिवार की एक जड़ी बूटी उसके पैर पर लगाने लगती है, लेकिन इतना काफी नहीं था। वो इसके बाद उसे सीड्यूस करने लगती है और वो काफी ज्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट था। लेकिन तभी वहाँ पर टोनी आ जाती है और सैली को वहाँ से जाना पड़ता है। इस सब के बाद डैनी पूरी रात सो नहीं पाता। वो उसी हिरन के बारे में सोच रहा था और अगली सुबह उठकर वो अपनी सारी दवाइयाँ फ्लश कर देता है। इस सब के बाद डैनी और उसके बाकी के साथी मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं जहाँ पर डैनी बताता है कि वो यहीं पर रहकर उस होटल को चलाना चाहता है, लेकिन उसके दोस्तों को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वो सब यहाँ से जाना चाहते थे। इस सब के बाद ब्रायन को पता चलता है कि जीलिन वहाँ के काफी सारे एंटिक्स चुरा रही थी और ये दोनों लोग यहाँ पर काफी ज्यादा लालची थे, इसीलिए वो उस जगह की पूरी तलाशी लेने लग जाते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा माल बटोर सके। इस सब के बाद ये दोनों मिलकर एक अंडरग्राउंड वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा लोग मिलकर इंटरकोर्स को देखा करते थे। उस जगह के बीच में एक सीट थी जहाँ पर वो लोग इंटरकोर्स किया करते थे। अब ये दोनों लोग भी मिलकर यहाँ पर यही चीज करने लगते हैं। सैली उन्हें छुपकर देख रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो तीनों भाई आ जाते हैं। सबसे पहले वो तीनों मिलकर ब्रायन को बेहोश कर देते हैं और जीलिन को वो वहीं पर मार देते हैं। इस सब के बाद वहाँ पर सैली आ जाती है। सैली उन तीनों को वहाँ से जाने को कह देती है क्योंकि ब्रायन के साथ उसे अपनी ट्विस्टेड फैंटेसीज पूरी करनी थी। वो ब्रायन को उठाकर बेडरूम में लेकर चली जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और उसे कहता है कि उसे डैनी के लिए प्योर रहना होगा और उसे वहाँ से भगा देता है। इस सब के बाद ये दोनों मिलकर ब्रायन का दम घोट कर उसे जान से मार देते हैं और उसका खेल वहीं पर खत्म हो चुका था। इस सब के बाद हमें दिखाया जाता है कि डैनी और टोनी का झगड़ा हो चुका है और डैनी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसे वही दोनों केयरटेकर मिल जाते हैं। वो दोनों मिलकर डैनी को अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताने लगते हैं और उसे कहते हैं कि उसे इस बारे में जानना चाहिए, जिस वजह से डैनी भी उनकी बातें मान लेता है और उनके साथ चला जाता है। लेकिन विक भी इन सभी लोगों की बातें सुन लेता है और इन लोगों के पीछे जाने लगता है। वो दोनों मिलकर डैनी को एक जंगल की कॉलोनी में लेकर आ जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा म्यूटेंट्स रहा करते थे। अब ये सभी लोग डैनी को ड्रग्स देते हैं और उसे फैमिली की हिस्ट्री बताने लगता है।
वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर 3 फैमिलीज रहा करती थी, द क्रेटर्स, द बॉगल्स, द हिल लिकर्स। अब वो बताते हैं कि डैनी एक हिल लिकर है, बिल्कुल इन्हीं की तरह। और जिस तरह से वो अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आया, काफी ज्यादा दूसरी फैमिलीज भी यहाँ पर आया करती थी। लेकिन उन सभी लोगों के साथ मीटिंग करने के बाद इन लोगों का खून अनप्योर हो गया और इसी वजह से उन्होंने डैनी को यहाँ पर बुलाया ताकि वो अपना खून प्योर कर सके। और डैनी और शैली की मीटिंग की वजह से इनका ब्लड प्योर हो जाएगा फिर से। विक झाड़ियों में सब कुछ बैठकर सुन रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से आ जाता है थ्री फिंगर और उसे पकड़ लेता है। विक यहाँ डैनी से अब मदद की पुकार लगाने लगता है, लेकिन डैनी कहता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। इस सब के बाद थ्री फिंगर विक को चीरकर पेड़ से उल्टा लटका देता है और सभी लोग विक के नीचे अपना अपना कटोरा रख लेते हैं ताकि खून की कोई कमी ना हो। ये सभी लोग अपने अपने कटोरे में खून भरने लगते हैं और डैनी को भी पिलाने लगते हैं और डैनी काफी चाव से उसका खून पीने लगता है। इस सब के बाद डैनी और सैली बीच में खड़े होकर इंटरकोर्स करने लगते हैं और बाकी के लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लगते हैं। अब अगली सुबह डैनी फिर से होटल में आ जाता है जहां उसकी मुलाकात टोनी से होती है। डैनी के मुंह पर खून लगा हुआ था और बाकी के लोग उसे कहने लगते हैं कि उन्हें उनके साथ चलना चाहिए, लेकिन डैनी ऐसा कुछ भी करने को मना कर देता है। फिर ये सभी लोग मिलकर किचन में जाता है जहाँ पर वो जेसन को देखते हैं जो कि इंसानी मांस को पका कर खा रहा था। और ये लोग इतना सब कुछ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। कुछ ही देर बाद इन सभी लोगों की नजर रेफ्रिजरेटर पर जाती है जहाँ पर जीला का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था और ये लोग इतना सब कुछ देखकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो तीनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं। टोनी और रॉड वहाँ से भागने में कामयाब रहते हैं, लेकिन चार्ली वहीं पर पकड़ा जाता है। अब थ्री फिंगर उसके मुंह के अंदर पाइप डाल देता है और पानी शुरू कर देता है, जिस वजह से पानी भरकर उसका पेट फट जाता है और यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा दर्दनाक मौत हो जाती है। इस सब के बाद हमें बाकी के 2 लोग दिखाए जाते हैं। टोनी वहाँ से डैनी के बिना नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो रॉड को अकेला छोड़कर ही वापस होटल के अंदर चली जाती है। रॉड वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसका पैर बैर ट्रैप के अंदर फंस जाता है और तभी वो तीनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं और उसका खेल भी खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ टोनी होटल के अंदर अंडरग्राउंड में पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात शैली से होती है। टोनी यहाँ शैली से लड़ाई करने लगती है, लेकिन शैली उस पर भारी पड़ने लगती है। अब वो उसका मुंह खोलते हुए पानी के अंदर डालने लगती है, लेकिन टोनी किसी तरह से उसी का मुंह पानी के अंदर डाल देती है और उसे शूट कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर डैनी आ जाता है जो कि उसे रोक लेता है। अब डैनी टोनी को छोड़ देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है और शैली को चेक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से जैक्सन आ जाता है जो कि टोनी को पकड़ लेता है। अब डैनी यहाँ कहता है कि वही टोनी को मारना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ में आती है टोनी उसे छोड़ देता है और फिर से शैली के पास चला जाता है। टोनी को भागता देख जैक्सन फिर से उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन टोनी उसकी आंखों में चाबी दे मारती है जिस वजह से उसकी आंखें फट जाती है। और इतना सब कुछ देखते हुए डैनी अपने हाथ में शॉटगन ले लेता है। अब डैनी उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन वो तीनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं और अब तक डैनी ने अपनी फैमिली को चुन लिया था। थ्री फिंगर अब टोनी का काम तमाम कर देता है और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग मिलकर उस होटल प्रॉपर्टी को खोल चुके थे और वहाँ पर आने वाले सभी क्लाइंट्स को बेवकूफ बना रहे थे और इसी तरह से इनका खून का कारोबार चला करता था। इस सब के बाद हमें फिर से डैनी और शैली दिखाए जाते हैं जो कि अपनी ब्रीड को प्योर बनाने के लिए मीटिंग करने लगते हैं और बाकी के तीनों भाई उन्हें ऐसा करते देख तालियां बजाने लगते हैं। और इसी सब के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।